सुपर सेंचुरी एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पर मैं डॉक्टर मनोज यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। और पेट में जो अमृत बैच है उसकी जो श्रृंखला है उसे आगे बढ़ाते हैं। तो ये श्रृंखला हमारी चल रही थी मूल अधिकारों को लेकर के। अब जब बात करते हैं मूल अधिकारों पर तो उसको समझते हैं कि किस तरीके से ये क्या कार्यक्रम है और किस तरीके से इसको संचालन किया जाता है। जैसे कि हमने समझा था कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। विश्व में सबसे पहले जो लिखित मूल अधिकार थे साथियों वो अमेरिका में थे। ठीक है, जब अमेरिका का संविधान बना तो वहाँ पर लिखित रूप में आए। ये किस रूप में आए? लिखित रूप में। लेकिन भारत ने जब अपना संविधान बनाया तो भारत में संविधान बनाने के दौरान भारत ने इन मूल अधिकारों को, क्योंकि व्यक्ति विशेष के लिए जितने भी व्यक्तिगत अधिकार हैं वह सभी मूल अधिकार संविधान ने प्रदान किए हैं, तो उन मूल अधिकारों को जो है हमने कहाँ से ग्रहण किया? हमने अमेरिका से ग्रहण किया। अब पिछले कक्षा में हमने जो है, जो कि आप देखेंगे तो यहाँ पढ़ी हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो पिछली कक्षा में हमने मूल अधिकारों का एक सामान्य परिचय किया था। अब इन मूल अधिकारों को विस्तार पूर्वक हम समझने का प्रयास करते हैं। तो उसी प्रयास में हम समझते हैं क्या कि विधि के समक्ष समता जो दी गई है हमको, ये सबसे पहला मूल अधिकार है, विधि के समक्ष समता, जो कि कहाँ से लिया हमने? ब्रिटेन से लिया हमने। कहाँ से? हमने उसको ब्रिटेन से लिया। तो ब्रिटेन जिसका संविधान विश्व में कैसा है? अलिखित संविधान है, लिखा नहीं गया है, लेकिन दुनिया में जितने भी संविधान बने उन सभी संविधान की जननी जिसे कहा जाता है ब्रिटेन को ही कहा जाता है। क्योंकि ब्रिटेन में राजशाही थी, लेकिन लोगों ने अपने व्यक्तिगत अधिकारों को धीरे 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 मांगना शुरू किया। तो वहाँ राजशाही ने उनको जो है अध्यादेशों के माध्यम से या दूसरे नियमों के माध्यम से जो है देना शुरू किया, लेकिन उन्होंने आज तक अपना संविधान नहीं लिखा है। लेकिन अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में जितने भर संविधान लिखे गए हैं उनमें कहीं ना कहीं अंश सभी ब्रिटेन से लिए गए हैं। इसलिए ब्रिटेन को जो है संपूर्ण विश्व के संविधानों की जननी या संसद की जननी कहा जाता है। तो ब्रिटेन से हमने विधि के समक्ष समता का जो अधिकार लिया, जिसको एबी डायसी के विधि के शासन से संबंधित माना गया है। इसका मतलब क्या है विधि के समक्ष समता का? तो विधि के समक्ष समता का मतलब है साथियों कि अमीर और गरीब, ऊंच और नीच, अधिकारी तथा गैर अधिकारी सभी कानून की नज़रों में कैसे हैं? बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि प्रकृति में जो मूल अधिकार है वह नकारात्मक है। यह राज्य की शक्ति को क्या कर रहा होता है? सीमित कर रहा होता है। राज्य की शक्ति को सीमित किस तरीके से करता है? ये कहता है कि आप किसी को विशेषाधिकार इस मामले में नहीं दे पाएंगे। जैसे आप मध्यकाल में देखेंगे कि राजा का कहा गया कथन ही जो है क्या हो जाता था? उस संपूर्ण प्रजा के लिए कानून हो जाता था। तो वहाँ पर राज्य के विशेष अधिकार हुआ करते थे, वह प्रकृति में सकारात्मक थे। लेकिन अगर हम वर्तमान भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये सभी कैसे हैं? ये नकारात्मक हैं, क्योंकि ये राज्य की शक्तियों को कम कर रहे होते हैं। तो विधि के समक्ष समता क्या निरपेक्ष है? तो मैं कहूँगा कि ये निरपेक्ष नहीं है। क्यों नहीं है निरपेक्ष? जैसे अगर हम बात करें राष्ट्रपति जी को, तो इनको 361 के तहत और वहीं राज्यपाल को 361 ए के तहत, जैसे वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और जो वर्तमान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जब इनको बात की जाए तो इनको अभियोजन के विरुद्ध उन्मुक्ति दी गई है। ये कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय के प्रति ये किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। इनको न्यायालय गिरफ्तार नहीं कर सकता या कारावास नहीं दे सकता, और ना ही इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई चालू की जा सकती है। किस मुद्दे पर? जब ये कार्यकाल में अपने में कोई निर्णय लें। लेकिन अगर इन्होंने व्यक्तिगत रूप से कोई कार्य कर दिया है तो दीवानी का मुकदमा इन पर चलाया जा सकता है। देखिए, मुकदमे दो प्रकार के चलते हैं, एक सिविल के मुकदमे होते हैं और एक दीवानी या फौजदारी के मुकदमे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ जो मुकदमे हैं, अगर आपका किसी से लेन देन से संबंधित कोई विवाद है तो वह आपका सिविल का मामला है। लेकिन जब अगर आपका कोई मामला कैसा है, लड़ाई झगड़े से संबंधित है, तो वह फौजदारी या दीवानी का मामला है।
अगर दीवानी में इन्होंने कोई अपना व्यक्तिगत सामर्थ्य से कुछ भी कर दिया है तो दीवानी का मुकदमा इन पर चलाया जा सकेगा, जिसकी इनको 14 दिन पूर्व सूचना जाएगी और मुकदमा 2 माह बाद आरंभ होगा। ऐसा आपको एक एग्जाम्पल दिखाई देगा एनडी तिवारी जी के रूप में। एनडी तिवारी जी के रूप में क्या एग्जाम्पल आपको दिखाई देगा उसको समझते हैं। एक बच्चा है, वो कहता है कि एनडी तिवारी जी जो हैं वो मेरे पिता हैं। वो उन पर एक आरोप मढ़ता है और आरोप क्या आता है कि ये मेरे पिता हैं। तो इन पर पिता होने का जैसे ही वो आरोप लगाता है तो उसकी जांच की जाती है और इनके डीएनए का सैंपल और उस लड़के के डीएनए का सैंपल मिलाया जाता है। तो दोनों ही सैंपल हैदराबाद में टेस्टिंग लैब के लिए भेजे जाते हैं और दोनों मर्ज कर जाते हैं। तत्पश्चात ये निर्णय लिया जाता है कि ये इसके बायोलॉजिकल पिता हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी जो माँ हैं उनसे शादी नहीं की थी, वो एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर्स था उनका, और उसके पश्चात वो शादी करते हैं और उसको जो है वैध पुत्र की जो है अनुमति मिल जाती है। तो इस तरीके से ये कार्य होता है। इसी के साथ अगला जो अनुच्छेद है 361 जैसे कहता है कि संसद या विधानसभा की कोई भी कार्रवाई अगर हो रही है, चाहे वो समाचार पत्रों में छप रही हो, चाहे टीवी पर चल रही हो, चाहे वह रेडियो पर चल रही हो, तो उसकी जो कार्रवाई को कोई भी व्यक्ति अगर इस कार्य से क्या करता है, समाचार पत्र में प्रकाशित करता है, टीवी पर लाता है या फिर रेडियो से प्रकाशित करता है, तो उस व्यक्ति पर दीवानी का, फौजदारी का कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया पीछे कि 2 तरीके के मुकदमे चलेंगे, एक दीवानी का और एक आपका सिविल का। सिविल का मामला कब चलेगा? जब आपसे कोई लेन देन का विवाद हो, और जब दीवानी का कब चलेगा? जब आपसे कोई लड़ाई झगड़े का मामला हो। वहीं एक नए आर्टिकल इसको और प्रोटेक्शन देते हैं, किस तरीके से? जैसे 105 है, तो 105 क्या कहता है इसको समझना है हमें। 105 क्या कहता है कि संसद के भीतर संसद के सदस्य अगर कोई बात रखते हैं, अपना कोई मत देते हैं, चाहे वह मत विरोध में ही हो सकता है, इसको जैसे आप समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, 105 इस 5 में से 1 घटाया तो 4 बचा, और यहाँ पर 10 मान करके 1 घटाया तो 9, और जो 1 था वो आगे कर दिया। जो कार्रवाई 105 के तहत कहाँ होगी? संसद में होगी। वही कार्रवाई 194 के तहत विधानसभा में होगी कि कोई भी सदस्य अपना बात कहे या अपनी मत रखे तो वह कभी भी न्यायालय में नहीं जा सकता, उसके विरुद्ध दूसरा सदस्य, क्योंकि संसद की कार्रवाई का जो संचालन है, उस कार्रवाई के संचालन को देखरेख करने के लिए लोकसभा में जो है लोकसभा स्पीकर हैं और राज्यसभा में जो है चेयरपर्सन हैं, जो कि वर्तमान भारत के मौजूदा जो भी उपराष्ट्रपति होते हैं वो तत्कालीन राज्यसभा के सदैव चेयरपर्सन होते हैं। अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष चुन रही होती है और विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक को सभापति के रूप में चुन रही होती है, जो कि उस कार्रवाइयों को संचालन करते हैं। तो उनका काम है सदनों के भीतर कोई भी कार्रवाई जो हो रही है उसका संचालन बनाए रखना। कई बार आप देखेंगे कि सदन में कार्रवाई जब चल रही होती है तो जो विपक्ष और विपक्ष, जैसे अध्यक्ष यहाँ अगर बैठे हैं तो उनके जो सीधे हाथ की तरफ बैठेंगे वो पक्ष बैठेगा, और जो बाएं हाथ की तरफ बैठेगा वो विपक्ष बैठेगा। जो पक्ष और विपक्ष बैठा हुआ होता है वह क्या, किसी भी प्रकार का उनमें विवाद होता है और जो वहाँ वैल होता है वहाँ पर आकर के वो आपस में कागज फेंकते हैं या किसी दूसरी भी कार्रवाई को संचालित कर रहे होते हैं। क्योंकि वे माननीय सदस्य हैं सभी, तो वो विरोध के अपने अपने तरीके हैं उनके। कई बार वो गमले भी फेंकते हैं, तो वहाँ पर मार्शल होते हैं उनको लगाने के लिए। पहले माइकों को फेंक करके बात की जाती थी, कई बार विरोध जताया गया तो जो अध्यक्ष थे उन्होंने माइकों को जो है फिक्स करा दिया।
फिर गमलों पर बात आई तो गमले फिक्स करा दिए गए। लेकिन इस तरीके का कोई भी विरोध अगर जताया जाता है उस सदन की कार्य परिधि के अंदर, तो वहाँ पर न्यायालय नहीं जाया जा सकता। तो उनको मूल अधिकारों में ये प्रोटेक्शन दी गई है। साथ ही साथ साथियों, अगर कोई विदेशी शासक भारत में आता है, जैसे अभी हमारे यहाँ G20 की बैठक हुई, तो वहाँ बहुत सारे विदेशी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए, वहीं कोई राजदूत या कोई कूटनीतिक व्यक्ति आता है, जैसे कोई संस्था है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से, या उसके किसी भी अंग से, जैसे WHO है, रेड क्रॉस है, या किसी अन्य से, तो उनके खिलाफ भी कभी भी दीवानी या फौजदारी के मुकदमे नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये राष्ट्रपति की विशेष अनुमति से बुलाए जाते हैं और विशेष अनुमति से कोई भी भारतीय किसी भी दूसरे देश में राजदूत के रूप में या किसी अन्य रूप में जाता है। अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि भेदभाव के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। भेदभाव किस तरीके से किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति के साथ? धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर, उसके जन्म स्थान, इन पर भेदभाव क्या किया गया है? निषेध किया गया है, मनाही की गई है कि आप इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं कर सकते कभी भी। जैसे राज्य की अगर हम बात करें तो राज्य केवल धर्म के, मूल वंश के, या जाति या लिंग या जन्म स्थान, इन पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पर अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर भेदभाव किया जा सकता है किसी भी रूप में, इनमें से कोई भी। लेकिन वो कब हो? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो। सार्वजनिक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस कार्य को नहीं कर सकती है, जो है इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखेंगे। वहीं इसका जो बिंदु नंबर 2 है वो क्या कहता है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश या जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, क्या कोई सार्वजनिक दुकान है, कोई सार्वजनिक भोजनालय है, कोई होटल है, या कोई भी मनोरंजन का कार्यक्रम है, तो वहाँ पर वह प्रवेश पाने से निषिद्ध नहीं किया जा सकता, कभी भी उसको नहीं रोका जाएगा। ठीक है ना? ये एक विशेष बिंदु है इसका। क्यों? क्योंकि वो बना करते हैं कि सार्वजनिक स्थान पर अगर आप जो है किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर लेकर के आते हैं, जो कि अनुचित है, या किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर आप मना करते हैं कि आप अमुक जाति से हैं तो आपको यहाँ पर भोजन करने की मनाही की जाती है, तब ये क्या है? इस अनुच्छेद 15 का वायलेशन है। ठीक है, तो इसको हम समझते चलते हैं। पंद्रह का 3 जो सब क्लॉज है वह कहता है कि राज्य स्त्रियों और बच्चों के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकता है। जैसे ये क्या है मतलब कि वो कह रहा है कि लिंग के आधार पर आप किसी के साथ विभेद नहीं करेंगे। विभेद क्या नहीं करेंगे? कि कोई फीमेल है तो कोई मेल है। अब जैसे ट्रेन जा रही है, ठीक है ना, तो ट्रेन में सभी डिब्बे हैं, वो कैसे हैं? सभी सामान्य यात्रियों के लिए हैं। लेकिन उस ट्रेन के अंतर्गत कोई एक विशेष डिब्बा, जैसे आगे या पीछे, इन 2 डिब्बों को केवल महिला यात्रियों के लिए संरक्षित किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? ताकि समाज में नैतिकता बनी रहे, क्योंकि कई बार इस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं जहां पर क्या होता है, समाज में छेड़छाड़ या दूसरी घटनाएं, रेप वगैरह देखने को मिलते हैं। अभी हाल ही में अयोध्या से लौटते समय आपने देखा होगा एक महिला सिपाही के साथ ऐसी घटना घटित हो गई, जिसमें कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बात दायर किया और ट्रायल तेजी से लागू किया। मतलब आप समझिए कि प्रदेश में एक ऐसी घटना घटित हो रही है जो कि वर्दीधारियों के साथ है, तो आप समझिए कि सामान्य रूप से इस प्रदेश में किस तरीके से
बच्चियों के साथ हो रहा होगा, तो वहाँ पर संविधान के तहत स्त्रियों या बच्चों के साथ उस जेंडर को वो ना करते हुए उनके विशेष सुरक्षा के लिए या उनको विशेष रूप से आगे बढ़ाने के लिए इस कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है और कोई संरक्षण दिया जा सकता है, जिसका एक एग्जाम्पल आप ट्रेन में समझ सकते हैं कि वहाँ पर महिला बोगी सुरक्षित की जाती है। ठीक है ना, तो इसको एक समझने का ये एक तरीका है। वहीं दूसरा तरीका क्या है कि एक संरक्षण और किया जाता है, जैसे अनुच्छेद 15 है या अनुच्छेद हम 29 को 2 बढ़ा करके मिलते हैं, पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे हम कि जो ओबीसी है इनकी उन्नति के लिए सामाजिक शैक्षणिक या जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं या जो एससी एसटी हैं इनके लिए जो विशेष उपबंध करके समाज के सभी वर्गों में समानता लाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इसी प्रकार की एक नई पहल की गई 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत, जिसको क्या नाम दिया गया, EWS नाम दिया गया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन नाम दिया गया। और इसके तहत हमने एक पहल क्या की कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वे व्यक्ति जो सामान्य वर्ग के हैं उनको भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक, तो समाज को उन्नति लाने के लिए, समाज में सभी का कल्याण करने के लिए राज्य विशेष उपबंध कर देता है या कर सकता है। वहीं अगर हम बात करें कि 15 में ही व्यवस्था क्या की गई है संविधान में संशोधन करके 15(4) में कि ओबीसी को सकारात्मक आरक्षण दिया जाना चाहिए, जिसमें पहली बार संविधान संशोधन कब किया गया, 1951 में संविधान संशोधन करके ये व्यवस्था की गई। और 15(5) में 93 में संविधान संशोधन 2005 के द्वारा एससी एसटी ओबीसी के लिए शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसका अपवाद क्या है, अल्पसंख्यक संस्था, माइनॉरिटी की जो संस्थाएं हैं वहां पर ये काम नहीं होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि राज्य और जो निजी जो भी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान हैं उनके तहत आरक्षण व्यवस्था होना चाहिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस काम को किया तो राजस्थान में क्या होता है कि जो गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल सोसाइटियां हैं उन्होंने केस डाल दिया। उन्होंने केस क्या डाला कि भारत संघ के विरुद्ध 2013 में वह केस करते हैं। तो उस केस में क्या निर्णय आता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। समझते क्या है, जैसे निर्णय ये आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है या फिर प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर 25% सीटें आपके एसटी एससी और एसटी शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित की जाएं, ताकि एक तरफ सीबीएसई और दूसरी तरफ स्टेट के जो स्कूल हैं उन स्कूलों में जो सरकारी स्कूल हैं जहां पर शिक्षा के रूप में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा अंतराल दिखाई देगा, उस अंतराल को गरीबों के बीच में भी पाटा जा सके, वो खाई बढ़ती न चली जाए, उस खाई को रोकने के लिए ये प्रयास किया गया। तो उस प्रयास को सार्थकता देने के लिए उन्होंने कहा। तो वहाँ पर जब शिक्षा की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि शिक्षा शुद्ध उद्यम नहीं है। अर्थात इसका क्या मतलब है कि शिक्षा में इस प्रकार का कार्य किया जा सकता है, मतलब प्राइवेट उसमें भी, ठीक है, प्राइवेट में भी इस कार्य को संचालित कर सकते हैं। ठीक है, राज्य आरक्षण देगा, इस बात को राज्य के या पब्लिक के जो काम है वहां पर मानेंगे। लेकिन जब बात शिक्षा की आएगी तो प्राइवेट जो विद्यालय हैं सीबीएसई के हैं या दूसरे जो है बोर्डों से हैं वहाँ पर भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबद्ध जो विद्यार्थी हैं कुल सीटों का 25% सीटें उन बच्चों से भरी जानी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा।
तो स्कूल वाले उसके पक्ष में कहते हैं कि साहब आपने कहा कि समानता का अधिकार, तो उन्होंने कहा कि समानता लाने के लिए ही तो हम इनको आगे कल्याणकारी राज्य के रूप में ही तो आगे आकर के हम इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। अब उसकी एक व्यवस्था और दिखाई देती है आपको कि अनुच्छेद 21 से राज्य पर एक दायित्व डाल दिया। क्या दायित्व डाल दिया है? शिक्षा का अधिकार। क्योंकि शिक्षा में जो संस्था है वो कैसी है? बाल केंद्रित है, बच्चे के लिए है। तो अनुच्छेद 15 राज्य और प्राइवेट दोनों को आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए कहता है। किस मामले में? कि शिक्षा के मामले में, ताकि क्या हो सके? ताकि क्या हो सके? इस राज्य में जो ओबीसी के लोग, एससी के लोग, एसटी के लोग या फिर आर्थिक रूप से जो विपन्न लोग हैं, उनको सकारात्मक भेदभाव के तहत इस समाज में गरिमा से जीने के लिए उनको एक माहौल सुलभ कराया जा सके। अब बात आती है अनुच्छेद 16 की। तो 16 में क्या है इसको समझते हैं थोड़ा सा। कि 16 किस ओर बात करता है? सोलह कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का अधिकार। लेकिन ये केवल किसके लिए प्राप्त है? भारतीयों के लिए प्राप्त है। अब लोक नियोजन का अर्थ क्या है? नियोजन का मतलब है कि एक नियोक्ता होता है। एक क्या होता है? नियोक्ता होता है, ठीक है ना। तो एक जो नियोक्ता है वो क्या कर रहा होता है? नियोक्ता, जैसे मान लीजिए राज्य, जैसे मान लीजिए भारत। तो भारत क्या करता है? नियुक्ति करता है। नियुक्ति कैसी करता है? जैसे सेना में करता है, रेलवे में करता है, और किसमें? पुलिस में करता है। तो इन सभी नियुक्तियों के लिए वह अवसर की समता प्रदान कराता है। लेकिन किसके लिए कराता है? भारतीयों के लिए कराता है। मान लीजिए अभी दिल्ली पुलिस में जगह आई हुई हैं, लगभग 7000 प्लस पद हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि नाइजीरिया से व्यक्ति आकर के कहे कि सर मुझे भी नौकरी दे दीजिए, क्योंकि वहाँ पर लंबाई का मानक रहता है, जहाँ कुछ लंबाई वालों को अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं। तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये केवल भारतीयों के लिए दिया गया है। जैसे कि हमने 14 में पढ़ा कि विदेशियों को संरक्षण दिया गया है, तो इसमें ऐसा नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि ये केवल भारतीयों के लिए है। भारत सरकार के अधीन जो भी नियुक्तियां निकलेंगी उसमें किसको? भारतीयों को मिलेगा। लेकिन कई बार हम सेना में देखते हैं कि नेपाल से गोरखा सैनिकों को जो है रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाते हैं। तो इसका क्या है कि राज्य किसी भी पद पर कोई भी नियोजन या नियुक्ति करेगा, सरकारी या गैर सरकारी होगा, या सरकार जो होगी संविदा पर अगर होगा, तो वहां पर सभी को समानता के साथ अधिकार एक बार ना दिए जाएं। लेकिन अगर सरकार कर रही है तो वहां पर सभी को समानता के साथ अधिकार दिए जाएंगे। लोक नियोजन में, पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में सभी को समानता के साथ नहीं दिए जाएंगे। तो इसका क्या पालन होता दिखाई देता है? इसका पालन यह होता दिखाई देता है क्या पालन होता दिखाई देता है कि राज्य जो है नियोजन करते समय 15 से भी ज्यादा विस्तृत दिखाई देगा। 15 कहता है कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या उद्भव के आधार पर वो नहीं होगा। लेकिन ये 15 से ज्यादा व्यापक होता दिखाई देगा, क्योंकि 16 कहता है जन्म स्थान या निवास। इसमें
कोई भी अपात्र न होगा और कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। कई बार आप देखेंगे कि एमपी पुलिस में भर्ती निकली तो वहाँ पर जो अदर स्टेट के लोग हैं, अदर स्टेट के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, पद भर देंगे। तो वो संपूर्णता से ना भर दें, इसलिए स्थानीयता पर वही सकारात्मक पहल करते हुए क्या कर दिया जाता है, उनके लिए आरक्षण कर दिया जाएगा 95% और 5% कोटा अदर स्टेट दे दिया जाएगा। अभी हाल ही में जैसे बात करें हम, यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है किसकी, यूपी पुलिस की, तो 95% आरक्षण जो है किसके लिए सीटों का होगा, यूपी पुलिस में उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए। फिर उनमें आरक्षण बटेगा किस तरीके से कि यहाँ के सैनिकों के लिए, स्वतंत्रता जो सेनानी हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए, फिर जातिगत बटेगा, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो है आर्थिक पिछड़े लोगों के लिए। तो इस तरीके से ये किया जा सकता है। वहीं 16 का जो 3 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि संसद किसी राज्य या संघ में स्थानीय निवासियों के लिए कोई नियम बना सकती है, निवास संबंधी शर्त लगा सकती है। क्या लगा सकती है कि भाई साहब इस जगह पर यहाँ का ही निवासी होगा, वह तभी ही भर्ती किया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जो समूह गा या खा की बात करते हैं, वहाँ पर 100% वहीं के मूल निवासियों के लिए कर दिया गया है, समूह गा में जो है। संसद निवासी संबंधी शर्त किसके लिए दे देती है, राज्य विधानमंडल को दे देती है कि आप इस पर अपने हिसाब से जो है कोई नियम बनाइए। लेकिन इसी के साथ राज्य क्या करता है, ओबीसी, एससी, एसटी या जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, क्योंकि ये अभी जोड़ा गया 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत, राज्य कहता है कि सेवाओं में अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है तो फिर क्या करो, आरक्षण की व्यवस्था बनाओ। क्योंकि नौकरियों का मतलब ये है कि समाज में संतुलन लाया जाए, संतुलन लाया जाए। अब समाज का संतुलन जो है वो राज्य कैसे लाता है, इस तरीके से लाता है। क्योंकि अब बात की जाए, जब से आज़ादी मिली तो राज्य क्या हो गए, कल्याणकारी राज्य हो गए। राज्य क्या हो गया, पुलिस राज्य से कल्याणकारी राज्य हो गया। अब वह समाज के कल्याण के लिए कार्य करेगा। ऐसा नहीं कि सूखा पड़ गया तो वहाँ के लोगों के लिए किसी भी प्रकार की कोई सहायता न उपलब्ध कराई जाए और अंग्रेजों की तरह जो है वहाँ पर क्या कर दिया जाए, सूखाग्रस्त, अकालग्रस्त उसको घोषित करके वहाँ से ज़्यादा पैसे को निकाला जाए और उन लोगों को छोड़ दिया जाए मरने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी आपदा आती है तो राज्य तत्काल, राज्य कल्याणकारी राज्य है तो तत्काल क्या करता है, वहाँ पर सुविधा मुहैया कराता है। आगे जब आर्टिकल हम देखते हैं 16 का 4 सब क्लॉज ए, तो कहता है कि राज्य एससी और एसटी के लोगों के लिए सेवा में भी पर्याप्त आरक्षण न मिलने पर तो पदोन्नति में आरक्षण देता है। ध्यान रखना कि पदोन्नति में कभी भी ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाता, कभी भी ईडब्ल्यूएस को नहीं दिया जाता। वहाँ किसको दिया जाता है, एससी और एसटी को दिया जाता है। ये माना जाता है कि उनको पर्याप्त आरक्षण पदोन्नति में नहीं मिल पा रहा है, पदोन्नति में उच्च पदों पर जो उनके लोग हैं, समाज में विषमता है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या किया जाए, उनके लिए उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है ताकि समाज में समता आ सके, विषमता ना रहे।
कई बार हमारे मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि आरक्षण कहाँ लागू नहीं है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आरक्षण लागू कहाँ नहीं होता। सेना में लागू नहीं होता, उच्च तकनीक या उच्च अनुसंधान या फिर खेलकूद या फिर उच्च न्यायपालिका में कभी भी आरक्षण लागू नहीं होता। आप देखेंगे कि जज जो हैं वहाँ पर जब पदों में उनकी नियुक्ति की जाती है तो वहाँ कभी भी आरक्षण लागू नहीं किया जाता। या सेना की कभी भी भर्ती निकलेगी सॉरी, सेना के किसी भी अंग की भर्ती निकले, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, वहाँ पर कभी भी आरक्षण लागू नहीं होता। तो यहाँ तक हमने समझा अनुच्छेद 16 तक। अब इसको हम आगे समझते हैं। अनुच्छेद 17। इस समाज में एक और विसंगति है प्यारे बच्चों, जिसको आप बड़ व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं। जहाँ हम दूसरे समाजों को देखते हैं तो वहाँ पर जैसे आप इस्लामिक लोगों को देखें तो ब्रदरहुड का कंसेप्ट है, सभी मुसलमान क्या हैं, भाई हैं। अब उससे क्या है कि वहाँ पर समानता कई बार दिखाई देती है, लेकिन हमारे यहाँ जो समाज में है वो बड़ व्यवस्था है। और ये ऋग्वेद के जो है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से उसका रेफरेंस करते हैं लोग। तो क्या कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से जो है ब्राह्मण उपजे हैं, और भुजाओं से जो है क्षत्रिय, और उदर से जो है वैश्य, और जंगा से जो है शूद्र पैदा हुआ है। अब ये क्या थ्योरी है उसको नहीं मालूम, लेकिन संविधान जब बना तो संविधान ने कहा कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। किस तरीके से क्या होना चाहिए? अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। अब अस्पृश्यता का अंत क्या है? अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के शूद्रों को छूना भी क्या माना जाता है? मना माना जाता है। ऐसा समाज में पहले भ्रांतियां फैली हुई थी, लेकिन जब संविधान लागू हुआ तो समाज में एक रूपता लाने के लिए ये प्रयास किए गए कि किस प्रकार से हम इसमें एक रूपता ला सकते हैं। तो समानता लाने के लिए, क्योंकि पहला मूल अधिकार ही है समता, राइट टू इक्वलिटी, समाज के चारों वर्णों में समानता लाने के लिए इस अनुच्छेद विशेष को जोड़ा गया, लेकिन इसकी परिभाषा नहीं दी गई संविधान में। इसका मतलब क्या है कि अंत आचरण निषिद्ध। ये जो अस्पृश्यता है ये आचरण के विरुद्ध है। किस तरीके से? इसमें कोई निरयोग्यता नहीं लग सकती, ये विधि के विरुद्ध क्या है? दंडनीय है। अनुच्छेद 17 को प्रोटेक्शन देने के लिए अनुच्छेद 35 का प्रयोग करते हुए जो भारतीय संसद है वह शक्ति देती है क्या? कि अस्पृश्यता के आचरण के विरुद्ध अगर कोई भी कार्य किया जाएगा तो वह दंड विधान बना करके उसको क्या करती है? उसको सबसे पहला एक विशेष कार्य करती है क्या? कि इसको नियम विरुद्ध है और फला व्यक्ति को दंड दिया जाना चाहिए। तब उसने दंड के रूप में क्या किया? 1995 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाया, और ये बना था 1976 में। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत था, तब इसका नाम जन अधिकार था, लेकिन बाद में 76 में इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण कर दिया। 95 में इसको अस्पृश्यता अधिनियम बनाया, और इस अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में इसको ला दिया गया। और क्या क्या बदलाव किए गए इसको हम समझते चलते हैं। जैसे कि सबसे पहला बदलाव आपको क्या दिखाई देगा कि अगर कोई व्यक्ति है तो उसको सार्वजनिक पूजा स्थल पर प्रवेश करते समय या पूजा करते समय अगर रोका गया तो वह किसकी श्रेणी में आ जाएगा? अपराध की श्रेणी में आएगा। वहीं पर 1976 में इसमें और एक बदलाव किया गया कि परंपरागत या इतिहास से या धार्मिक या दार्शनिक आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित नहीं ठहराया जाएगा, ये एक अपराध होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि अस्पृश्यता को समाज में बड़ व्यवस्था पर लेके जाते हैं, जो कि वैदिक युग में बड़ व्यवस्था कर्म आधारित थी। उत्तर वैदिक सभ्यता जब आई तो वहां पर यह व्यवस्था क्या हो गई? जन्म आधारित हो गई। अब उसको जन्म से आधार मान करके
उसकी परंपरा को इतिहास से जोड़ते हैं, जिसके लिए क्या कहा गया है कि यह एक अपराध की श्रेणी में है। आप किसी ऐसे धार्मिक ग्रंथ का, जैसे मनु स्मृति है या दूसरे ग्रंथ हैं, उनका सहारा लेकर के कभी भी प्यारे बच्चों आप अस्पृश्यता को न्यायोचित नहीं ठहरा सकते। दूसरा चीज क्या इसमें बदलाव दिखाई देता है आपको? एक बदलाव ये दिखाई दिया नया कि किसी भी व्यक्ति को दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल पर प्रवेश करने से आप मना नहीं कर सकते। वहीं कोई व्यक्ति अगर एससी शेड्यूल कास्ट का है या शेड्यूल ट्राइब्स का है तो उस व्यक्ति का आप अपमान नहीं कर सकते कि आप उसको जातिगत टिप्पणी लेकर के क्या करना शुरू कर दें, उसका अपमान शुरू कर दें। उस व्यक्ति को अस्पताल, स्कूल या हॉस्टल में अगर प्रवेश नहीं दिया जाता है तो भी वह अस्पृश्यता के अधीन आता है। कुछ और चीजें जुड़ी, जैसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना, ठीक है ना। जैसे कई बार अप्रत्यक्ष रूप से क्या है कि किसी व्यक्ति ने पानी पीने के लिए मांगा तो सभी के लिए गिलास में दे दिया, और कोई अनुसूचित जनजाति का या अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तो उसको दूर से जो है खड़े करके अलग से पानी पिलाया गया। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट वे में या दूसरे किसी और रूप में, डायरेक्ट वे में ये अस्पृश्यता का ही एक स्वरूप आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ सामान की बिक्री या सेवाओं से उसको रोकना, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, अधिकार देता है कि निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी और राज्य के विरुद्ध भी आपको अधिकार दिया गया है कि अस्पृश्यता अगर इस तरीके से लागू होती है तो उस अस्पृश्यता के विरुद्ध आप अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके उसका संवैधानिक उपचार करा सकते हैं, और साथ ही साथ अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय से उसका उपचार करा सकते हैं। एक और बदलाव दिखाई दिया 1976 में कि दंड में 6 माह से बढ़ाकर दंड अब कितना कर दिया, 1 से 2 वर्ष कर दिया। और दोषी जो व्यक्ति है वह संसद और विधानसभा का कभी भी सदस्य नहीं बन सकता, कभी भी वह सदस्य नहीं बन पाएगा अगर उसने SC/ST एक्ट के तहत SC/ST का अपमान किया है या अस्पृश्यता की है, तो उन पर ये क्या है। और आचरण के विरुद्ध अगर कोई आचरण ऐसा किया है तो जो वादी है उस पर ये सिद्ध नहीं करना होगा कि भाई साहब इन्होंने मेरे विरुद्ध आचरण किया। वहां पर क्या है, जो अभियुक्त है, जो अभियुक्त है उसको सिद्ध करना होता है कि मैंने कोई ऐसा आचरण नहीं किया जो नियम विरुद्ध आचरण हो या किसी व्यक्ति विशेष को इससे मानसिक प्रताड़ना मिली हो। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बना 1989 में, जिसमें समय समय पर संशोधन होते रहे। हालांकि कई बार इस अधिनियम का दुरुपयोग भी होता हुआ दिखाई देता है। तो जब इसमें संशोधन किए गए तो बहुत अच्छे कुछ परिणाम देखने को मिले। जो इसमें बदलाव किया गया उसको हम समझ लेते हैं क्या, कि SC/ST एक्ट में जो संशोधन आया वो 2015 में आया। अपराध की सीमा को विस्तृत कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति SC/ST के सिर का मुंडन कराता है या मूछ मुंडन कराता है या जूतों की माला पहनाता है या सिंचाई सुविधा को उनके खेतों तक नहीं पहुंचने देता, या फिर क्या है मानव पशु कंकाल निपटाने लाने ले जाने को बाध्य करता है, या फिर कब्र खोदने के लिए बाध्य करता है, या सिर पर मैला ढोने के लिए बाध्य करता है, या उनका सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करता है, या उनको चुनाव लड़ने में या उनको नामांकन करने में कोई सी भी प्रकार की कोई रुकावट डालता है, या SC/ST की कोई महिला है तो उसका वस्त्र हरण करता है, या फिर जो है SC/ST के कोई सदस्य हैं तो उनके घर, गांव, आवास छोड़ने के लिए उनको बाध्य करता है, या फिर SC/ST का कोई भी पूजनीय स्थल है उनको विरूपित करते हैं। जैसे कई बार मूर्तियां वगैरह लगी हैं, उनका सर तोड़ दिया या हाथ तोड़ दिया इस तरीके से,
या SC ST के लोगों के विरुद्ध कोई यौन दुर्व्यवहार करता है, उस भाव से छूता है, उस भाषा का प्रयोग करता है, तो वह सभी अनटचेबिलिटी के उसमें आता है। उनको आहत करना और धमकाना, मामलों का तेजी से निपटान करना होता है विशेष अदालतों के माध्यम से, ठीक है। और इसी के साथ एक चीज़ और दिखाई देती है आपको, क्या कि प्रत्यक्ष संज्ञान लेने की शक्ति है। आरोप पत्र दाखिल होते ही 2 माह के भीतर कार्रवाई आरंभ कर दी जाती है। अतिरिक्त अध्यादेश क्या जोड़े गए कि पीड़ितों और गवाहों के भी अधिकार दे दिए गए। ऐसा नहीं होगा कि आप पीड़ित हैं और जो गवाह हैं उनको आप धमकाने लग जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर पुलिस अधिकारी कोई जानबूझ करके अगर ढिलाई करता है तो उसके विरुद्ध भी जो है क्या होगा, तुरंत कार्रवाई बिठा दी जाएगी कि आपने क्यों जानबूझ करके इसको ढिलाई दी। और अपराध की अन्य प्रकल्पनाएं की, जैसे अभियुक्त पीड़ित या पीड़ित परिवार से अगर परिचित है और अदालत पूछती है कि क्या आप उसकी जाति जानते थे, तो वो कहता है हाँ पहचानता था, ये जनजाति का है, मैं ये जानता था। ऐसी स्थिति में अदालत ये कहती है कि आपने ऐसा कृत्य किया है तो आपके विरुद्ध नॉन कॉग्नेबल, स्वतः संज्ञान लेते हुए इसको बिना वारंट की गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस अधिकारी को दिया जाता है, और ताकि समाज में समता बनी रहे और दूसरे जो लोग हैं वो कभी भी उसको विरूपित न कर पाएं। हम बात करें राइट टू इक्वलिटी की, तो इसका जो अंतिम अनुच्छेद है वह अंतिम अनुच्छेद है 18। वो कहता है कि उपाधियों का अंत, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। उपाधियां किस तरीके से दी जाती हैं प्यारे बच्चों, जैसे आप इंग्लैंड में जाएं तो वहाँ पर लॉर्ड, ड्यूक, नाइट, अर्ल या बैरन की उपाधियां दी जाती थी। भारत में जो उपाधि है जैसे सर की, हिज हाइनेस, राय बहादुर, राय साहब, राजा या दीवान या सम्राट, इस तरीके की उपाधियां दी जाती थी। अब इन उपाधियों से होता क्या था कि समाज में जो हमारा बहुत प्यारा सा भारतीय समाज है उसमें राजतंत्र या सामंतवाद की बू आने लगती थी। तो समाज में क्या आती थी, इससे विषमता आती थी। तो अनुच्छेद 18 के तहत ये विशेष व्यवस्था करके इन उपाधियों का अंत किया गया। अब इन उपाधियों का अंत जब कर दिया गया तब रहा क्या उसमें, तो इसको समझ लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 18 का 1 कहता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। जैसे पहले राज्य जो है राजा की, राय बहादुर की उपाधि दे देता था। अब अगर आप सेना में हैं तो आपको कर्नल की उपाधि दी जा सकती है, आपको मेजर की उपाधि दी जा सकती है, आपको जनरल की उपाधि दी जा सकती है, या कोई अन्य उपाधि आपको दी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये उपाधियां आपको मिलेंगी। ठीक है, वहीं अगर हम दूसरी चीज़ों को देखें कि 18 का 2 क्या कहता है कि भारत का नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि नहीं ले सकता किसी भी तरीके से। 18 का 3 कहता है बेटा कि व्यक्ति अगर भारतीय नागरिक है तो वह लाभ या विश्वास का पद ग्रहण किए हुए है, तो उसके साथ क्या स्थिति बनेगी, अगर वह उपाधि लेगा तो उसको उपाधि लेते समय राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होगी। इसको ध्यान रखना है हमें। और इसको आगे विस्तार देते हुए 18 का 4 जोड़ा गया। 18 का 4 क्या कहता है कि राज्य में अगर कोई लाभ या विश्वास का पद लिए हुए है कोई व्यक्ति, तो अगर वो विदेशी राज्य से भी उपाधि लेगा, जैसे भेंट लेनी है, उपलब्धि लेनी है या पद लेना है, तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना ये काम नहीं होगा। मतलब राष्ट्रपति से सहमति लेनी ही लेनी होगी। भारत सरकार में प्रश्न आया कि जो सरकार देती है, जैसे 4 अलंकरण देती है, कौन सा, भारत रत्न देती है, पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्म श्री। प्यारे बच्चों क्या क्या देती है, भारत रत्न और पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो इनको जब देती है तो इनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, तो इनकी व्यवस्था बहुत अच्छी की गई। क्या, इधर देखिए,
ये देने जब आरंभ किए गए तो देते रहे, उसके बाद मोरारजी देसाई सरकार ने इनको बंद कर दिया। मोरारजी देसाई सरकार ने इनको बंद कर दिया। फिर इंदिरा गांधी ने इसको दोबारा से ओपन किया और 2011 में कला, साहित्य और विज्ञान तथा खेल एक नया चीज जोड़ी गई। क्या? खेल जोड़ा गया। मतलब कला में दिए जाते हैं, साहित्य में और विज्ञान में दिया जाता है ये, लेकिन खेल और जोड़ दिया गया। तो वहां से क्या चीज निकल करके आई कि ये मात्र क्या है, एक अलंकरण है। मात्र क्या है प्यारे बच्चों, एक अलंकरण है। ठीक है ना? तो इस तरीके से इनको कोई टाइटल नहीं माना गया कि आपको ये कोई उपाधि दी गई है, और ये कहा गया कि अगर आपका नाम है तो उसमें ये अगर आपका कोई नाम है तो नाम के आरंभ में और नाम के अंत में, मतलब उपसर्ग में और प्रत्यय में भी इन पुरस्कारों को नहीं जोड़ा जा सकता, ऐसी मनाही की गई है। तो प्यारे बच्चों, अब इससे अगला जो मूल अधिकार है वो क्या है? मूल अधिकार संख्या 2, जो कि मूल अधिकार संख्या 2 है बेटा, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। इसको कहते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 क्या कहता है कि वाक स्वतंत्रता के अंतर्गत सभी नागरिकों को 6 अधिकार दिए गए हैं। पहला 6 अधिकार में क्या है बेटा? 19 का सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए क्या कहता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में समझिए कि किसी भी व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। प्रत्येक नागरिक क्या कर सकता है? अपने विचार, अपना विश्वास निर्बाध रूप से, चाहे वो मौखिक हो, चाहे वह लिखित हो, चाहे वो छापा गया हो, चाहे चित्र बनाए गए हो, उसको अभिव्यक्त करने का स्वतंत्रता से उसको अधिकार दिया गया है। ठीक है? वहीं एक बात शुरू हुआ इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में, जिसे राष्ट्रगान मामले के नाम से भी जानते हैं प्यारे बच्चों। तो इस बाद में क्या समायोजित किया गया? इस बाद में ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट करता है इस बात के लिए कि मौन रहने का या चुप रहने का अधिकार भी इसी के तहत है। अगर आपको बोलने का अधिकार है तो मौन रहने का अधिकार भी अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए के तहत है। अब बोलने की अगर आजादी है तो इसका मतलब ये कदापि नहीं हो जाता कि आपको सब कुछ बोलने की अधिकार है, या बोलने की आजादी में अगर हम बात करें तो इसके साथ क्या क्या अधिकार और दिए गए हैं आपको, तो उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे बोलने की आजादी के तहत क्या क्या है? 19(1) का सब क्लॉज 2 कहता है इस बात के लिए, क्या कहता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उससे जो व्युत्पन्न अधिकार हैं या इन पर जो प्रतिबंध हैं वो क्या आरोपित हैं, वो 19 के सब क्लॉज 2 में है। व्युत्पन्न अधिकार हैं जैसे सूचना का अधिकार, ये बोलने की आजादी में स्वतंत्रता में ही आएगा। प्रेस की स्वतंत्रता, एकांतता की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, बंद लेख हड़ताल, मौन रहने का अधिकार और फोन टैपिंग के विरुद्ध, ये इससे व्युत्पन्न मूल अधिकार हैं बेटा, ये इसी के साथ चलते हैं। अब इन पर क्या निर्बंधन लगाया गया है कि भारत की स्वतंत्रता और अखंडता, 16वें संविधान संशोधन 1963 में जोड़ा गया कि भारत की स्वतंत्रता और अखंडता पर अगर आपने कुछ भी बोल दिया तो वह राज्य की सुरक्षा के लिए, और अगर आप विदेशी राष्ट्रों के साथ कोई संबंध रखते हैं, जो कि 1951 में जोड़ा गया, लोक व्यवहार, नैतिकता या शिष्टाचार के विरुद्ध आपने अगर कुछ भी किया है या फिर न्यायालय की अवमानना की है, मानहानि की अपमान वो किया है या उद्दीपन उसको स्टिमुलेट किया है,
तब आपकी बोलने की आजादी पर युक्त युक्त निर्बंधन लगा दिया जाएगा। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए। उन्नीस का सब क्लॉज 1 का बी क्या कह रहा है? ये कहता है कि शांतिपूर्ण तथा हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, निरायुद्ध, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विद आउट आर्म्स, मतलब बिना हथियारों के आप क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी आप सम्मेलन कर सकते हैं। जैसे भारत के नागरिकों को क्या अधिकार, शांतिपूर्वक पीसफुली बिना हथियारों के सम्मेलन करने का, बेटा सभा मतलब मीटिंग करने का, प्रदर्शन डेमोस्ट्रेशन करने का, जुलूस प्रोसेशन निकालने का। जिस जुलूस को एक उपमा दी जाती है चलती हुई सभा, लोग जुलूस निकालते चले जाते हैं और नारेबाजी करते हुए चलते हैं। ये सभी करने के अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि लोकतंत्र है भारत। और वहाँ लोकतंत्र में क्या है, इसको समझिए कि लोकतंत्र में असहमति डिसेंट व्यक्त करने का एक अधिकार क्या है, जुलूस निकालना। अब इस पर क्या निर्बंधन लगाए गए हैं उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, इस पर 19 का 3 युक्त युक्त निर्बंधन लगाता है। 2 आधार बताए गए, एक लोक व्यवस्था, आप पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ रहे हैं। कहीं पर मनाही की गई है कि आप यहाँ पर सभा ना करें, इससे समाज में जो है दंगे भड़क सकते हैं या फिर और कोई कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसी दशा में अगर आप मीटिंग आयोजित करते हैं तो वह रोक दी जाएगी। दूसरा, भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए अगर कोई भी रुकावट आती है, सॉवर्निटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पर, तो भी आपके लिए मना कर दिया जाएगा। आईपीसी की धारा 144 जो कि अब बदल दी गई है, वह न्यायाधीश को ये अधिकार देती है क्या, कि पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए वह क्या कर सकता है, वह कह सकता है कि मानव जीवन के लिए खतरा है यह बैठक, मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा है या स्वास्थ्य के लिए खतरा है, तब इस पर रोक लगा दी जाए। जैसे कोविड काल में लोगों के संचरण पर रोक लगा दी गई थी कि आप हर जगह नहीं जा सकते, ठीक। और दूसरा क्या है, जुलूस निकालने पर पुलिस अधिकारी की पूर्व सहमति कि सुरक्षा के पर्याप्त कारण भी हैं या नहीं हैं, तब आप जुलूस निकालेंगे। ऐसे जुलूस निकालने पर क्या कर दी जाती है, मनाही कर दी जाती है, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में व्यवधान आएगा या दंगा भड़कने का खतरा बनेगा, तब इस काम को वह मना कर देते हैं। इसी के साथ 19 का सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज सी क्या कहता है, संगम, संघ या सहकारी समिति, जो कि 97 में संविधान संशोधन 2011 जोड़ा गया, बनाने का अधिकार। अब संघ किस प्रकार के बनेंगे प्यारे बच्चों, जैसे सांस्कृतिक संघ बन सकता है, राजनीतिक संघ बन सकता है, आर्थिक संघ बन सकता है और कोई शैक्षणिक संघ बन सकता है। अब इनसे व्युत्पन्न क्या किए गए हैं, तो व्युत्पन्न की अगर हम बात करें तो व्युत्पन्न में क्या है, जैसे आप कंपनी बना सकते हो, कोई स्वयं सहायता समूह बना सकते हो, कोई साझेदारी फर्म बना सकते हो, कोई सोसाइटी बना सकते हो, किसी भी प्रकार का क्लब बना सकते हो, किसी भी प्रकार का व्यवसायिक संघ बना सकते हो, मजदूर संगठन बनाए जा सकते हैं आपके द्वारा, राजनीतिक दल बनाए जा सकते हैं और दबाव समूह। क्योंकि इधर देखिए, मजदूर संगठन, छात्र संगठन या राजनीतिक दल जो हैं ये सरकार पर दबाव बनाने का कार्य करते हैं, तो इनको दबाव समूह की उपमा दी जाती है। वहीं अगर हम बात करें इन पर निर्बंधन क्या है, तो 19 के सब क्लॉज 4 के तहत निर्बंधन है क्या, कि अगर आपका संगठन लोक व्यवस्था में कोई व्यवधान डालेगा या सदाचार में कोई व्यवधान डालेगा या भारत की एकता और अखंडता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाएगा, तो उस पर रोक लगा दी जाएगी। जैसे
कि अलीगढ़ में सिमी बनाया गया, जो कि एक आगे चल करके क्या बन गया, आतंकवादी संगठन बन गया। तो उस सिमी पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध कर दिया गया। और इसी के साथ साथ हमको एक चीज़ और समझनी होगी कि जो सशस्त्र सेना है हमारी, जो पुलिस बल हैं, इनको या जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, इनको किसी भी तरीके का कोई भी संघ बनाने का अधिकार नहीं होता है। ये सिर्फ कैसे संघ बना सकते हैं, इनको समझिए, ये सांस्कृतिक संघ बना सकते हैं लेकिन राजनीतिक संघ नहीं बना सकते। इसीलिए आपने देखा होगा सैनिक वेलफेयर सोसाइटी होती है, तो वो उनके लिए क्या है, वो उनकी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए है, वो उनका राजनीतिक संगठन नहीं है। अनुच्छेद 19(1) का ई जो भाग है वो क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। कई बार देखिए, इसको हम ऐसे समझते हैं कि कई बार जम्मू से जो लोग होते हैं वो यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर केवल कश्मीरी रहेंगे। महाराष्ट्र में बात उठती है तो वहाँ लोग कहते हैं कि यहाँ पर मराठी रहेंगे। वहीं गुजरात में कई बार आंदोलन जब तीव्र होता है तो वहाँ कहा जाता है कि केवल यहाँ पर कौन रहेगा, गुजराती रहेगा। और असम की अगर हम बात करें तो वहाँ कहा जाता है कि अहिंदी भाषी यहाँ से बाहर, हिंदी भाषी बाहर चले जाएं, केवल अहिंदी भाषी यहाँ रह सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा प्यारे बच्चों, देश में आंतरिक गतिरोध बनेगा और राष्ट्रवाद की भावना कमज़ोर होगी। इसलिए इसको रोकने के लिए इस पर निर्बंधन लगाए गए हैं और आपको कहीं पर भी जाने आने या बस जाने का अधिकार दिया गया है। आगे समझते हैं एक और अनुच्छेद। अनुच्छेद 19 का 1 का एफ कि भारत के नागरिक संपत्ति अर्जन कर सकते हैं, उसको धारण कर सकते हैं, उसको व्ययन खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। एक जगह सेल कर सकते हैं और एक जगह बाई कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या है, सामाजिक और आर्थिक समानता में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 19(1) का एफ जो है इसको क्या कर दिया प्यारे बच्चों, समाप्त कर दिया मूल अधिकार से। मूल अधिकार से समाप्त करने के बाद इसको क्या बना दिया, 301 के तहत कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। इसको कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया और इसको एक विधिक अधिकार बनाया गया ताकि आपको भविष्य में कानून के तहत संपत्ति से वंचित ना किया जा सके। लेकिन आपका ये मूल अधिकार नहीं रहा। उन्नीस का 1 का डी है, भारत के राज्य क्षेत्र में आवास संचरण का अधिकार। ये थोड़ा सा पीछे हो गया है तो इसको जो है माफ़ करिएगा, समझ लेना है हमें। भारत के राज्य क्षेत्र में आवास संचरण का अधिकार, राइट टू मूव फ्रीडम थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कहीं पर भी भारत के पूरे संघ में कहीं पर भी आने जाने का भारत के नागरिकों को किसी भी भाग में, ताकि जो पीछे हमने समझी कि क्षेत्रवाद की भावना विकसित ना हो, राष्ट्रवाद की भावना बनी रहे। अगर आपको भारत के अंदर कहीं पर भी विचरण करना है तो वो इसके तहत होगा, लेकिन देश के बाहर अगर संचरण करना है तो वो 21 के तहत होगा। इसको हमें समझना है। अब इस पर निर्बंधन क्या है कि आम लोगों के हितों में, जैसे एसटी की सुरक्षा करने के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स की अपनी विशेष संस्कृति होती है, विशेष भाषा है, विशेष रीति रिवाज हैं और जनजातीय प्रावधान है। या फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि जो वेश्या हैं या जो पेशेवर अपराधी हैं वो सार्वजनिक नैतिकता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। जैसे बम्बई हाई कोर्ट ने एक कहा कि जो एड्स के पेशेंट हैं इनके स्वास्थ्य केंद्रों तक तो ये जा सकते हैं, सार्वजनिक रूप से कहीं नहीं जा सकते। ये तो इन पर प्रतिबंध आरोपित कर दिया गया, क्योंकि एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसको
एक दूसरे के संपर्क में आने पर वह फैल सकती है। और वहीं साथ ही साथ जैसे कोविड काल आया तो कोविड काल में इस तरीके का खासा ध्यान रखा गया कि कोरोना के पेशेंट अबाध रूप से संचरण ना करें, तो उन पर रोक लगा दी गई। अनुच्छेद 19 का जी है कि कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक को, प्यारे बच्चों, क्या है? वृत्ति, प्रोफेशन, जो कि लीगल। आप ऐसा नहीं कर सकते कि साहब हम जो हैं तमंचे बनाने का कारोबार करते हैं या बम बनाने का कारोबार करते हैं। प्रोफेशन अपना सकते हैं, लेकिन कैसा? लीगल प्रोफेशन अपना सकते हैं। इलीगल प्रोफेशन कभी भी आप नहीं अपना सकते। वृत्ति या उपजीव जो प्रोफेशन है उसकी बात की जाती है, तो लीगल प्रोफेशन की बात की गई है। लीगल प्रोफेशन से मतलब आप समझिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम साहब बंदूक बनाने का कारखाना है हमारे यहाँ, या हमारे यहाँ क्या है, ड्रग्स बेचने का कारखाना है। जो लीगल हैं उन्हीं को आप चला सकते हैं, इलीगल नहीं कर सकते। और इसके साथ दूसरा क्या कर सकते हैं उसको समझ लेते हैं। दूसरी बात की गई उपजीविका, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या होता है? जैसे आप कोई पेशा अपनाए हुए हैं, जैसे कृषि कार्य को करने का, तो वो आपका क्या है? ऑक्यूपेशन है। लेकिन कृषि बड़े पैमाने पे कर रहे हैं तब वो ऑक्यूपेशन है। आपका व्यापार करते हैं, जैसे किसी वस्तु को खरीदा और आगे बेच दिया, किसी वस्तु को खरीदा और आगे बेच दिया। एक है कारोबार, बिजनेस। आप किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं फिर उसको आगे बेचते हैं, किसी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तब आगे बेचते हैं। आजीविका, आप कृषक हैं लेकिन आपके पास 100 बीघा नहीं है, केवल 10 बीघा ज़मीन है जिससे केवल परिवार का गुजर बसर हो रही है, तो वो आपके आजीविका है, वो लिवलीहुड है। या आप कोई ऐसा पेशा अपनाए हुए हैं, जैसे आप जो है फल विक्रेता हैं, तो वहाँ से केवल क्या है, आपको 10,000 रुपये मासिक बच रहे हैं, तो वहाँ आप क्या हैं, केवल लिवलीहुड, अपने परिवार को पालने के लिए ही काम कर पा रहे हैं। अब इसका क्या अर्थ है, इसको समझिए कि साधारण जनता के अगर हित जुड़े हुए हैं तो उस पर जो है कुछ तकनीकी अहर्ताएं लगाई जा सकती हैं, किसी व्यापार को करने में, किसी वृत्ति को करने में, किसी प्रोफेशन को करने में। ठीक है ना? जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अध्यापक बनने के लिए बीएड चाहिए या फिर बीटीसी चाहिए। अगर कोई डिग्री कॉलेज में बनना चाहता है तो उसको नेट क्वालिफाई होना चाहिए। वहीं डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस चाहिए, और वकील बनने के लिए आपको एलएलबी चाहिए, या फिर आपके पास बीए एलएलबी होनी चाहिए। कुल मिलाकर के एलएलबी होनी चाहिए, तब आप एक अच्छे बेहतर वकील बन सकते हैं। अगर हम बात करें इसके लागू और न लागू होने पर, तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं, सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल, कि ये कैसे स्वतः विघटित हो जाता है। अनुच्छेद 352 के तहत जब आपातकाल है तो क्या होगा? 358 ये कहेगा कि अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा, आप न्यायालय नहीं जा सकते इसके लिए, ये लागू ही नहीं रहेगा। और ये स्थिति कब बनेगी? जब युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तब आपके बोलने की आज़ादी छीन ली जाएगी और आप बोल नहीं पाएंगे जब सशस्त्र विद्रोह हो चुका है। बाह्य आक्रमण है तो आप आंतरिक रूप से बोल सकते हैं, लेकिन बाह्य रूप से उस देश के साथ खड़े नहीं हो सकते किसी भी रूप में। प्यारे बच्चों, इसके साथ अगला जो अनुच्छेद है हमारा, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20। ये 20 का जो एक है वो कहता है भूतलक्षी या दांडिक विधियों से संरक्षण। दांडिक विधियों से संरक्षण का मतलब क्या है
कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद या उस समय जो भी कानून है वही चलेगा। उससे पहले जैसे मध्यकाल से आप कोई रेफरेंस दें या आप प्राचीन काल से कोई रेफरेंस दें, वह कानून मान्य नहीं होंगे। ठीक है, तो अपराध जिस समय किया गया, अपराध के समय जो कानून मौजूद था उसके अनुसार ही दंड दिया जाएगा। साथ ही साथ 20 का सब क्लॉज 2 कहता है कि दोहरे दंड से संरक्षण। चोरी के लिए एक व्यक्ति को 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता, ये ध्यान रखिए। इसको आगे जब समझने का हम कोशिश करते हैं तो सब क्लॉज 3 क्या कहता है कि अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। अब अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है और उसने अपराध किया है तो उसको स्वयं उसी के विरुद्ध नहीं कहा जाएगा हाँ भाई तुमने अपराध किया, तो वो तो कहेगा कि साहब मैंने नहीं किया। ये तो जो लीगल प्रोसीजर करने वाले लोग हैं, जो साक्ष्य जुटाने वाले लोग हैं, उनको साक्ष्य जुटाने होते हैं कि अमुक व्यक्ति ने इस काम को किया है या अमुक व्यक्ति ने इस काम को नहीं किया है, वो उसके विरुद्ध जो है साक्ष्य जुटाते हैं। तो इसको थोड़ा सा टेक्निकल रूप में समझ लेते हैं सारी चीज़ों को। जैसे इसको हमें इसको थोड़ा सा टेक्निकल समझते हैं कि अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण स्वाभिशंसन से, मतलब कोई व्यक्ति है उसने अपराध किया है तो वह स्वयं अपने विरुद्ध गवाही या अपने विरुद्ध साक्ष्य नहीं देगा। सिविल मामलों पर ये लागू नहीं होगा लेकिन फौजदारी के मामलों पर ये लागू होगा, ये ध्यान रखना है। अब वो अपने विरुद्ध साक्ष्य नहीं दे सकता तो इसका क्या मतलब है, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका नार्को एनालिसिस नहीं हो सकता, उसकी ब्रेन मैपिंग नहीं हो सकती, उसके माइंड को नहीं वो कर सकते अगर वो झूठ भी बोल रहा है तो। लेकिन वो कहता है कि डीएनए या दूसरे कोई सैंपल हैं वह लिए जा सकते हैं। तो उन सैंपलों पर क्या बात करते हैं इसको समझते हैं। इन सैंपलों को एकत्रित किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कहता है कि साहब मैंने रेप नहीं किया, तो उसके डीएनए को कलेक्ट करेंगे और जो पीड़ित पक्ष है उससे जो स्पर्म पाया गया वहाँ से उस डीएनए को कलेक्ट करेंगे और उनको मैच करेंगे कि एक ही व्यक्ति का है या अलग अलग व्यक्ति का। अगर वो एक ही व्यक्ति का रहता है तो वह प्रूफ होगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इससे आपको नहीं रोका जा सकता, ये एकत्रित करने के लिए आपको देने ही होंगे। अनुच्छेद 20 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है बेटा। ये वर्ल्ड में सबसे जो वर्ड एक ये वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये व्यक्ति पर्सन पर भी बात करता है, ये नागरिकों तक नहीं है। मतलब क्या है कि नागरिक अगर कोई विदेशी भी है तो उसके लिए भी संरक्षण है और कोई देसी नागरिक है तब उसके लिए भी संरक्षण की बात करता है। क्यों करता है ये, इसका रीजन समझिए। ये सबसे फेमस है, सबसे डायनेमिक है और सबसे इंटरप्रिटेशन है क्योंकि सबसे ज़्यादा जब मूल अधिकारों के हनन की बात आती है तो अनुच्छेद 21 का ही रेफरेंस दिया जाता है कि साहब हमारे व्यक्तिगत जीवन जीने की गरिमा को छीन लिया गया है क्योंकि हमारे जो पड़ोसी हैं वो ऐसी फैक्ट्री को चला रहे हैं जिसमें क्या है, हजार्ड्स, मतलब संकट में उत्पन्न करने वाले, जो जीवन के लिए संकट बनाने वाले हैं, जैसे बेंजीन है, अगर वो हो रही है तो उससे कैंसर होने की संभावना बनी रहती है। फिर से एक बार समझते हैं प्यारे बच्चों। किसी व्यक्ति को उसके प्राण, लाइफ या दैहिक से
पर्सनली लिबर्टी दी गई है, उससे वंचित नहीं किया जा सकता। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसको हटा सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा जघन्य अपराध कर दिया है तो उसको फांसी दी जानी है, तो फांसी जो दी जाएगी वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही दी जाएगी, साधारण रूप में उसको नहीं दे सकते। ये बात कही गई एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 के लॉ में। अब ये क्या कहता है, इसको आगे इसकी व्याख्या एक जगह और दिखाई देती है कि अनुच्छेद 13 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशली रिव्यू भी कर सकता है और शक्ति को सीमित कर सकता है। किसको? राज्य की शक्ति को। अनुच्छेद 21 और 19 को जब जोड़ करके पढ़ेंगे तब इसकी सही व्याख्या निकल करके आती है कि पहली बार प्रक्रिया की युक्तता, प्रक्रिया का मनमानी पूर्ण या औचित्यपूर्ण ना हो, उस पर बल दे दिया गया कि प्रक्रिया कैसी हो, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को अपनाती हो। मतलब प्राकृतिक न्याय पर बात की जाती है कि सभी को सुनने का अवसर है। प्रतिबंध क्या है? उचित होने चाहिए, न्याय संगत होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए, प्यारे बच्चों मनमाने नहीं होने चाहिए। ये विशेष रूप से इस पर गौर करने के लिए कहा जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो क्या निकल करके आता है उसको समझते हैं थोड़ा सा। कि बात की गई प्राण के अर्थ की, तो प्राण का अर्थ क्या है? पशुवत अस्तित्व या जीवित रहना मात्र जो है आपका अधिकार नहीं है। कैसा अधिकार है? मानवीय गरिमा होनी चाहिए, विविध आयाम हैं उसके, जैसे जीवन सार्थक होना चाहिए, संपूर्णता में होने चाहिए, जीने योग्य होना चाहिए। इसी के तहत ध्यान रखना, आपने कहावत सुनी है कि नून रोटी खाएंगे लेकिन आईएएस जरूर बनेंगे। तो वहाँ क्या है कि शिक्षा पाने का अधिकार सबसे ज़्यादा है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाती है। शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो इसे जितना ज़्यादा पिएगा वो उतना ज़्यादा दहाड़ेगा। तब बात क्या कही गई है कि शिक्षा से उसको वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए वह बहुत आवश्यक है। इसीलिए शिक्षा फ्री कर दी गई, क्योंकि उससे किसी को वंचित नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फीस जो है संविधान के विरुद्ध है, इसीलिए आपने देखा होगा कि शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, इसको मूल अधिकार बना दिया गया 21A के तहत। क्या बना दिया गया? मूल अधिकार। लेकिन क्या कहा गया कि 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है ये, उससे ऊपर नहीं है। और किसके तहत इसको लेकर के आए? इसको लेकर के किसके तहत आए कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, जिसमें आर्टिकल 21 में या आर्टिकल 21A जोड़ा गया कि राज्य का उत्तरदायित्व तो क्या है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करे। और इसके ही तहत नीति निर्देशक तत्वों में एक बदलाव किया गया। इस 86 में संविधान संशोधन का 3 जगह प्रभाव दिखाई देगा प्यारे बच्चों, एक मूल अधिकार में और एक नीति निर्देशक तत्वों में। 45 में क्या कहा गया कि 0 से 6 वर्ष की आयु, 0 से 6 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और वहीं मनुष्य के जो भारतीयों के मूल कर्तव्य हैं उसमें भी बदलाव किया गया। 51 काम है कि माता पिता या जो संरक्षक हैं वो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे, ताकि उनका गरिमापूर्ण विकास हो सके, उनका ऐसा स्वतंत्र विकास हो सके कि वो बच्चे आगे जीवन जीने का अधिकार न छीन सके कोई, उनको शिक्षा दीक्षा मिल सके। अब इसके लिए फिर से उन्होंने एक संविधानगत बदलाव किया 2009 में, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम को लेकर के आए। प्रवेश के स्तर पर न्यायालय के माध्यम से स्कूल में
आप प्रवेश पा सकते हो अगर आपको कोई प्रवेश देने से मना करता है तो। इस तरीके से इन्होंने बहुत सी चीजें बनाई। अब हमने जब 21 को समझ लिया तो प्यारे बच्चों हमको क्या समझना है, आर्टिकल 22, 21 के बाद 22 को समझेंगे। 22 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण, ये 21 का पूरक है। क्यों पूरक है? अगर आपको जो है संरक्षण नहीं दिया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति आपके जीवन को नरक बना देगा, आपको ले जा करके गिरफ्तार करेंगे, आपको जो है बंधुआ मजदूर बना देंगे, आपको जो है दास बना देंगे और आपके जीवन को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे। तो उससे बचाने के लिए इन्होंने क्या प्रयास किया, और ये 21 के साथ ही इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा कि अरेस्ट, गिरफ्तारी या डिटेंशन, निरोध, ये चलन में लेकर के आए। अब ये कार्रवाइयाँ किस तरीके से होती हैं, इस कार्रवाइयों को हम समझ लेते हैं। जैसे एक है दंडात्मक, पनिशेटिव डिसेंशन, अनुचित कार्य आपने कर दिया है, कोई अनुचित कार्य कर दिया, जैसे अपराध हो गया, अपराध के बाद जो होगा वो आप पर दंडात्मक कार्रवाई होगी, और आप अपराध कर सकते हैं ऐसी संभावना है, तो अनुचित कार्य न करें उसके लिए आपको निवारक, निरोध की कार्रवाई संचालित की जाती है। जैसे कभी लगता है कि छात्र जो है दंगा कर सकते हैं, तो उन्हें दंगे से बचाने के लिए पूर्व में भारतीय प्रशासन धारा 144 को लागू करके उस क्षेत्र पर भीड़ इकट्ठी करने से मना कर देता था, ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो और लोग जो हैं क्या करें, किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य न कर दें। अब यहाँ इसकी आगे जो व्याख्या दिखाई देती है वो क्या दिखाई देती है, उसको समझते चलते हैं प्यारे बच्चों। जैसे अनुच्छेद 22 का सब क्लॉज 1 कहता है कि अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, अपनी रुचि के व्यवसायी से परामर्श लेने और उससे डिफेंस कराने का अधिकार है। मतलब कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, आप अपनी मर्जी से किसी वकील को चुन सकते हैं और उससे अपना बचाव करा सकते हैं। कई बार देखा होगा, आप अपराध कर चुके होते हैं लेकिन लोग झूठा वकील खड़ा करते हैं और झूठे गवाह, झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं और अपराध की जो न्याय के तहत उस जो न्याय की प्रक्रिया है उसमें विलंब करते हैं। 22 का 2 कहता है कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है, जिसमें आने जाने का समय नहीं जुड़ेगा। जब आपको गिरफ्तार किया गया है तो सबसे पहले आप 22 के 1 के तहत आप अपनी गिरफ्तारी का कारण जानेंगे, लेकिन 22 के 2 के तहत आप 24 घंटे के अंदर पेश होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि जो पुलिस अधिकारी है वह व्यक्ति को, अगर अपराध है उसमें अगर कोई सहयोग किया गया है तो पर्याप्त साक्ष्य होना चाहिए, तभी गिरफ्तारी कर सकते हो, अन्यथा गिरफ्तारी नहीं कर सकते। अगर आपातकाल की उद्घोषणा हो गई है तो अनुच्छेद 21 पर और अनुच्छेद 20 इन दो पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। कि अनुच्छेद 352 के तहत ऐसा होगा और 359 के तहत मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाएंगे। 44 में संविधान संशोधन 1978 में ये व्यवस्था कर दी गई, लेकिन वहीं पर एक व्यवस्था बनाई गई क्या, कि अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 प्यारे बच्चों राष्ट्रपति के आदेश से भी निलंबित नहीं किए जा सकेंगे। चाहे राष्ट्रपति स्वयं उसमें आदेश दे दें तब भी इस कार्य को नहीं किया जा सकेगा। अब अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो क्या क्या कार्रवाइयाँ हो सकती हैं आप जान सकते हैं। जैसे अगर गिरफ्तार आपको कर लिया गया है तब क्या क्या होगा। गिरफ्तार व्यक्ति की पुलिस अधिकारी क्या करेगा, सूचना बताए गए व्यक्ति को देगा, और कैसे देगा, यथाशीघ्र देगा। अपनी पुलिस डायरी में उसकी प्रविष्टि एंट्री बनाएगा कि मैंने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है हमको
कि गिरफ्तारी 15 दिन से आगे अगर जा रही है तो वह न्यायिक कस्टडी होगी, वह पुलिस अभिरक्षा नहीं होगी। इसीलिए आपने पढ़ा होगा कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी 5 दिन, कभी 7 दिन और अधिकतम 14 दिन की पुलिस कस्टडी ही ली जा सकती है। उसके बाद उस व्यक्ति को न्यायिक अभिरक्षा जेल में जाना ही होता है। 90 दिन तक उसकी इन्वेस्टिगेशन चलती है, प्रक्रिया, और आईपीसी की धारा 167 के तहत अगर वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है तो जमानत दे दी जाती है। अनिवार्य रूप से सूचना दी जाएगी व्यक्ति को कि साहब आपका ये फला व्यक्ति है, हमने इसलिए जो है इसको गिरफ्तार किया है, और यथाशीघ्र इस काम को किया जाएगा। लेकिन आने जाने में जो 24 घंटे हैं उसके तहत होगा, और आने जाने का समय कैलकुलेट नहीं करेंगे कभी भी इसमें। प्यारे बच्चों, अगला मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 दो अनुच्छेद इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है प्यारे बच्चों, ये 23 है। 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसका मूल पाठ अगर हम देखेंगे तो कहते हैं कि मानव का दुर्व्यापार, बेगार तथा इसी प्रकार का कोई अन्य बलाश्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है, और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार कैसा होगा, दंडनीय होगा। कैसा बताया है, दंडनीय बताया है। अब मानव का दुर्व्यापार किस किस तरीके से किया जा सकता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, मानव का दुर्व्यापार किया जाएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करेंगे, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जब होगी तो जो पुरुष होगा उसको लोग दास बना सकते हैं, उसकी जो खरीद बिक्री करके कहीं पर उसको बंधुआ मजदूरी कराई जा सकती है। और अगर महिला की खरीद बिक्री होगी तो उससे वेश्यावृत्ति कराते हैं ये लोग, और देवदासी कराते हैं। जब बच्चों को इस तरीके से करते हैं तो बच्चों के साथ ये क्या कृत्य करते हैं, बच्चों से भिक्षावृत्ति कराते हैं, बाल श्रम कराते हैं, या बाल यौन दुराचार कराते हैं। तो राज्य संरक्षण देता है कि आपके विरुद्ध राज्य भी इस कार्य को नहीं कर सकता और कोई व्यक्ति भी इस कार्य को नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, आपसे बॉन्डेड लेबर नहीं कराई जा सकती, बेगार नहीं कराई जा सकती, और बलात्श्रम नहीं कराया जा सकता, फोर्सफुली लेबर आपसे नहीं कराई जा सकती। क्योंकि उसकी मनाही की गई है किस रूप में, उसकी मनाही की गई है किसमें, शारीरिक रूप से, कानूनी रूप से, या गरीब की कोई मजबूरियों का अगर कोई फायदा उठा करके बलात्श्रम कराता है तो भी ये बलात्श्रम नहीं कराया जाएगा। इसके लिए आर्टिकल 35 के तहत दंड विधि में संसद कई कानून बना करके इसको रोकती है। अब क्या राज्य ऐसा हमेशा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसको थोड़ा सा समझते हैं। इधर देखिए, 23 का सब क्लोज 2 कहता है कि राज्य जो है सार्वजनिक उद्देश्य, पब्लिक पर्पस से, ठीक है ना, ये टाइपिंग में गलती हुई है, पब्लिक पर्पस से कुछ सेवाएं अनिवार्य कर सकता है। कब, जैसे युद्ध हो जाए तो अनिवार्य रूप से 60 देशों में विश्व में क्या किया गया है, सैन्य सेवा अनिवार्य करी गई है। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो वहाँ पर सामाजिक सेवा करी जा सकती है। अब सैन्य सेवाओं का जैसे उदाहरण है इजराइल है, क्यूबा है, वियतनाम है, ठीक है। सामाजिक सेवा करी जा सकती है, लोगों से कहा जा सकता है कि भाई साहब आगे बढ़ कर के आइए, और जो है इस तरीके से आप ये समाज में आज यहाँ पर जो है बाढ़ आ गई है या भूकंप आ गया है या कोई अन्य कृत्य हो गया है, तो आकर के आप इनको जो है आगे बढ़ाएं और लोगों की सेवा करें।
अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। जैसे कोई कारखाना, कोई फैक्ट्री है, कोई खान है, या कोई संकट में हजार्डस एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पर 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनके सुकुमार अवस्था को बचाए रखने के लिए प्रतिबंध आरोपित किया गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, इनको यहाँ पर नियोजित नहीं कर सकते, और इनकी स्वतंत्रता पर आप इस तरीके का कोई भी कृत्य, कोई भी आरोप नहीं लगा सकते। और इसी के साथ साथ जैसे आप समझेंगे कि चाय वाला छोटू है, चाय वाला जैसे आप समझेंगे चाय वाला छोटू, इस काम को मनाही की जाती है। बच्चों को आप होटलों, रेस्तरां या हॉस्पिटल्स वगैरह, जो छोटे छोटे इस तरीके के कारखाने या कालीन बनाने के या कोई विशेष पटाखे वगैरह बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं, वहाँ पर बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, अगला अनुच्छेद है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। धर्म का क्या अर्थ है? धर्म का अर्थ है धारण करने योग्य, उचित धारणा, जिसे सबको धारण करना चाहिए, जैसे नैतिक मूल्य, जैसे चेतन का शुद्धिकरण। ठीक है, इस कार्य को सभी लोग कर सकते हैं। जबकि अगर हिंदू बात करें, मुस्लिम बात करें, क्रिश्चियन बात करें, जैन बात करें या बुद्ध बात करें, तो ये क्या हैं? ये संप्रदाय हैं। ठीक है ना, जिनको लोग धर्म भी कह देते हैं। ये संप्रदाय क्यों है? क्योंकि ये एक परंपरा को मानने वालों का एक समूह है, जो एक परंपरा विशेष को मानता है। जबकि धर्म का अर्थ क्या है? कि मनुष्य में मानवीय गुणों के विकास को प्रभावना या सार्वभौम चेतना का सत्संकल्प, कहें हम चेतन का शुद्धिकरण, ये क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। जैसे धर्म एक ही है, मानवता। अब राज्यों की कई बार तुलनात्मक रूप से धर्म की स्थिति को समझने के लिए हमें राज्यों को समझना पड़ता है। तो राज्य को हम कैसे समझ सकते हैं, इसको एक बार समझिए इस चार्ट के माध्यम से। एक होता है धर्मतंत्र, जहाँ पर धर्म, जो धार्मिक नेता है वही प्रमुख है और वही राज्य का प्रमुख होगा। राजनीतिक व्यवस्था उसी के अनुसार चलेगी, धर्म के अनुसार चलेगी। जैसे वेटिकन सिटी की अगर हम बात करें, एक है धर्म से प्रभावित, वहाँ पर जो धर्म है वह राजकीय धर्म का रूप लेगा, जैसे पाकिस्तान है, ईरान है, इजराइल है। एक होता है धर्म विरोधी, जिसका धर्म का विरोध करेगा, जैसे चीन, तो वहाँ पर नकारात्मक, राज्य धर्म से क्या होता है? विमुख होता है। और एक होता है धर्म निरपेक्ष, धर्म का विरोध तो नहीं करता लेकिन समर्थन जरूर कर देता है, तो सकारात्मक रूप से ये दिखाई देगा आपको। राज्य धर्म से विमुख नहीं होगा, जैसे भारत। अब आप कहेंगे कि साहब ऐसा कैसे नहीं होगा? तो दो स्थितियों को समझिए। एक स्थिति सबसे पहले बनती है क्या, कि कुंभ का जब मेला लगता है तो वहाँ पर जितनी भी पुलिस व्यवस्था या जितनी भी डॉक्टर्स वगैरह अरेंज किए जाते हैं, वे सभी कौन कर रहा होता है? वे सभी राज्य सरकार कर रही होती है। और उनको वेतन देना, उन पर सुविधाओं पर जो भी खर्च कर रहे होते हैं, एम्बुलेंस वगैरह पर, उस दौरान राज्य कर रहा होता है। धार्मिक वो कार्यक्रम है। इसी प्रकार जब कोई जुलूस वगैरह मुस्लिम्स में निकाला जाता है या ताजिए वगैरह जब निकाले जाते हैं, तो वहाँ पर वो जिस तरीके से प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद जब उनको स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है, तो उन पर जो काम कर रहा होता है वो कौन कर रहा होता है? वह है भारत या संबंधित राज्य जहाँ पर ये जुलूस निकाला गया है वो किया हुआ होता है। तो राज्य कभी भी धर्म से विमुख नहीं होता है। अगर हम अनुच्छेद 25 की बात करें, इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अंतःकरण का क्या मतलब है? व्यक्ति है तो उसकी कोई विचारधारा होगी, ठीक है ना? तो वहाँ पर विचारधारा किस प्रकार से बन सकती है? उसकी व्यक्तिगत कोई सोच होगी,
कोई आस्था होगी, उसकी उसी हिसाब से कोई चेतना होगी, या फिर वह व्यक्ति तटस्थ रह सकता है। तो अंतःकरण का मतलब क्या है? प्रैक्टिसिंग ऑफ रिलीजन, ठीक है ना, जिसको कहते हैं उपासना। उपासना का मतलब है प्रैक्टिसिंग ऑफ रिलीजन। कई बार व्यक्ति देखेंगे आप इस तरीके से तिलक लगाता है, तो कई बार लोग इस तरीके से तिलक लगाते हैं, इस तरीके से। कई बार जो है वो किसी एक देवता की पूजा करते हैं, कई बार वो किसी अन्य विशेष देवता की पूजा करते हैं। ये उनके पर्सनल उपासना या अंतःकरण का मामला है। धर्म को मानने का मतलब है कि धार्मिक विश्वास को खुले तौर पर घोषित करना। आचरण का क्या मतलब है? धार्मिक पूजा करना, परंपरा को मानना, समारोह में जाना, आस्था करना, विचारों का अपने का प्रदर्शन करना, और कर्मकांड करना, अनुष्ठानिक कर्म जो है, अनुष्ठानिक कर्म करना। प्रचार का मतलब है, ठीक है, धार्मिक विश्वासों की प्रशंसापूर्ण अभिव्यक्ति करना, जबरन धर्मांतरण ना करना, ठीक है ना। अगर हम भारत की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो हम उसको कैसे समझ सकते हैं कि भारत किस तरीके का देश है। भारत को अगर आप देखेंगे बेटा, तो भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष ना होकर के, जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के पीछे प्रस्तावना दी गई है, तो वहाँ पर धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं आया, वहाँ पर पंथ निरपेक्ष शब्द आया है। क्या आया कि देखिए, धर्म है इस्लाम और उसमें दो पंथ हैं, सुन्नी और शिया। वहीं भारत में एक और वो है, जैसे हिंदू सनातन धर्म, तो वहाँ पर शैव हैं और वैष्णव हैं। तो इनको हम कैसे समझ सकते हैं कि आप जो है शिव को माने तो भी कोई परेशानी नहीं, और आप विष्णु को माने तो भी कोई परेशानी नहीं, आप शिया पंथ को माने तो भी कोई परेशानी नहीं, आप सुन्नी को माने तो भी कोई परेशानी नहीं। अतः हम क्या कह सकते हैं कि भारत ये कहता है कि आप धर्म विशेष को मानना है, इससे तो हमें कोई परेशानी है ही नहीं। उस धर्म में भी अगर आप किसी पंथ को मानना है तो भी हमें कोई परेशानी नहीं है। यही एक कारण है कि वहां प्रस्तावना में आपको दिखाई देगा कि भारत कैसा है, पंथ निरपेक्ष देश है। भारत धर्मनिरपेक्ष की पंथ वहां नहीं आता। अगर हम बात करें राज्य के स्तर पर, तो राज्य सभी धर्मों का सम्मान करता है, उनसे शत्रुता नहीं रखता, व्यवहार में सम्मान करेगा सभी धर्मों का, किसी से भी कोई भी वो नहीं रखेगा धार्मिक के राज्य की नज़रों में ये धर्म विशेष कम है या ज़्यादा है। चलिए आगे समझते हैं 25 का सब क्लॉज 2। राज्य धार्मिक आचरण में गैर धार्मिक पक्ष जैसे आर्थिक और वित्तीय अगर होते हैं तो उनके साथ क्या करेगा। तो जैसे आप समझते हैं कि राज्य जो है आर्थिक रूप से किसी भी धर्म को बढ़ाने में कोई सहयोग नहीं करता, वित्तीय रूप से कोई सहयोग नहीं करता, लेकिन अगर हम भारत में धर्म को देखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिविटी है। जैसे मैंने आपको समझाया कुंभ मेला, और एक समझिए आप मुहर्रम। मुहर्रम, इन दोनों ही स्थिति में अगर डॉक्टर लगे हुए हैं या फिर प्रशासन लगा हुआ है या फिर पुलिस लगी हुई है, तो उस पर जो खर्चा हो रहा है वो आर्थिक रूप से कौन झेल रहा है? राज्य झेल रहा है, कोई पार्टी विशेष नहीं झेल रही होती है। इसका जैसे स्पष्टीकरण अगर हम समझें, जैसे सिख हैं तो उनको कृपाण धारण करने का वो दिया गया है क्योंकि ये उनका धार्मिक आचरण है। वहीं पर राजनीतिक या विनियमित उसके किसके तहत? विधि के तहत कर सकते हैं। हिंदुओं की जब व्याख्या आप देखेंगे तो हिंदू शब्द की जो व्याख्या है, धर्म की अगर बात करूं मैं तो सनातन धर्म है सभी का जो है। और अगर मैं बात करूं जो है कि हिंदू क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हिंदू एक जीवन जीने की पद्धति है। इस शब्द के अधीन जो है सिख, जैन और बौद्ध, इन सभी को माना गया और इनके उपासना स्थल को
सभी के लिए खुले होते हैं। यही एक वजह है कि बौद्धों के में ये दोनों जा सकते हैं, इनके में ये दोनों, और इनके में ये दोनों, और हिंदुओं के में इन तीनों को जाने की इजाज़त होती है। वहीं पर जब आप इस्लामिक उसमें जाएंगे तो वहाँ लिखा होता है गैर इस्लामिक लोगों का प्रवेश निषेध है। वहीं जब आप बनारस के उधर जाएंगे तो वहाँ लिखा होता है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध है। तो हिंदू शब्द जो है एक जीवन जीने की पद्धति है जिसमें इन शब्दों को भी समायोजित किया गया है। व्यक्ति किसी धर्म को दो प्रकार से मानता है बच्चों, एक मानता है व्यक्तिगत और एक मानता है सामूहिक। तो अगर अनुच्छेद 25 की बात करें तो ये व्यक्तिगत बात करता है, और अनुच्छेद 26 की बात करें तो ये सामूहिक बात करता है। ये कह रहा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, जैसे लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य बना रहे ऐसे प्रबंध करने की। जैसे क्या है कि भैया रे चलो 2 कट्टा आलू तुम दे जाना, 1 कट्टा गेहूं तुम दे जाना, और किसके यहाँ तोरई है, किसके यहाँ लौकी है, किसके यहाँ मिर्चें हैं, किसी के यहाँ अगर पैसे हों तो पैसे दे जाना। सभी लोग मिलकर के क्या करेंगे, भंडारा कराएंगे, श्रीमद् भागवत की कथा कराएंगे। तो ये सभी कार्य कैसे हैं बेटा, ये सभी कार्य सामूहिक कार्य हैं। तो सामूहिक कार्य जो भी होते हुए दिखाई देंगे वो अनुच्छेद 26 के होते हुए दिखाई देंगे। धार्मिक और धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना होगी, और पोषण, पोषण का मतलब है मेंटेनेंस, उनको मेंटेनेंस किया जाएगा। अब इसमें क्या क्या कार्यक्रम सम्मिलित होंगे कि अपने धर्म के विषयक जो भी कार्य हैं उनको प्रबंध करने की स्थिति होगी, आप कर पाएंगे। और संगम, जंगम और स्थाविर, जंगम और स्थाविर, जंगम का मतलब क्या है इसको समझते हैं थोड़ा सा। जंगम का मतलब है मूवेबल और स्थाविर का मतलब है इमूवेबल। ठीक, ऐसी संपत्ति का जो है विनिमय हो पाएगा और उसको आप खरीद या बेच पाएंगे, किसके तहत, अपने धार्मिक कार्यों के लिए। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, मैंने पहले ही बताया था आपका, फिर से दोबारा से इसको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हिंदू जो है एक जीवन जीने की पद्धति है जिसमें शैव और वैष्णव ये धार्मिक संप्रदाय हैं इसके अधीन। इसीलिए उन्होंने कहा कि जब व्यक्तिगत बात आएगी किसी भी धर्म को मानने की तो वो 25 के तहत आप पालन करेंगे, और जब सामूहिक मानने की बात आएगी तो वह आप 26 के तहत करेंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें होंगी, व्यक्तियों का समूह होगा जिसका अपना एक विश्वास तंत्र होगा, उसकी आत्मिक तुष्टि होगी। कैसे तुष्टि होगी कि भैया सत्यनारायण की कथा करवा करके सभी को प्रसाद बांट दिया जाए, या इस काम को करने के बाद सभी इस काम को कर दिया जाए, इस काम को करेंगे। दूसरा, समूह का एक विशिष्ट नाम होगा कि ये किसके मानने वाले हैं, कृष्ण के मानने वाले हैं। ये किसके मानने वाले हैं, जैसे आप केदारनाथ जाएंगे तो वहाँ सभी शिव के मानने वाले मिलेंगे, लेकिन जब मथुरा पहुँचेंगे वृंदावन तो वहाँ सब ठाकुर जी बिहारी जी के मानने वाले आपको दिखाई देंगे। सत्ताईस क्या कहता है, किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। करों का संदाय क्या है, पेमेंट, कि जो कर हैं वो किस तरीके से पेमेंट किया जाएगा उनका। व्यक्ति अगर है तो वो कर देता है जिसको टैक्स कहते हैं, और टैक्स किसका, जनता का है, तो वो जनता पर ही खर्च होता है। लेकिन धर्म में जो शुल्क है वो फीस ली जाती है, इसकी इजाज़त दी गई है, टैक्स लेने की इजाज़त नहीं दी गई है, और ना ही जनता के टैक्स को धार्मिक खर्चों पर खर्च किया जाता है। अब आप कहेंगे कि 25 में अभी जब बात कर रहे थे कि किसी भी कहीं कोई धार्मिक जुलूस का आयोजन हो रहा है तो पुलिस, तो मैं कहूँगा कि भारत जो है पंथ निरपेक्ष है और सकारात्मक पंथ निरपेक्ष है, इसलिए वो उस कार्य को संपन्न कराता है, क्योंकि वहाँ पर पब्लिक ऑर्डर बना रहे, वहाँ पर ऐसा ना हो कि धार्मिक जुलूसों निकलते समय कोई जो है व्यवधान उत्पन्न हो जाए और कुछ ऐसा कार्यक्रम हो जाए कि वहाँ दंगे भड़क जाएं, इसलिए पुलिस व्यवस्था लगाई जाती है।
अभिवृद्धि की अगर हम बात करें, प्रमोशन, अभिवृद्धि का शाब्दिक अर्थ है प्रमोशन और पोषण का शाब्दिक अर्थ है मेंटेनेंस। तो जो शुल्क लिया जाएगा वो उस पर खर्च किया जा सकता है। अब इसको कैसे समझेंगे, तो थोड़ा सा इसको इस स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं प्यारे बच्चों। जैसे अगर हम कर की बात करते हैं तो कर एक संरचना है, जैसे आय कर है, बिक्री कर है, वस्तु कर है, ठीक है ना, जिसका उपयोग सार्वजनिक हित पर ही किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें फीस की, शुल्क, जिसका भुगतान किसी सेवा विशेष के लिए किया जाएगा, जैसे मंदिरों में प्रवेश शुल्क लगा दिया, तो वो उसी के रख रखाव पर खर्च कर दिया कि 10 रुपये प्रवेश शुल्क है और उससे जो पैसे जुटे वो उसी के उस पर खर्च कर दिए, तो इसलिए उस काम को किया जाता है। भारत में ये चीज़ें क्यों पॉसिबल हैं, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि भारत सकारात्मक पंथ निरपेक्ष है, इसलिए कुंभ मेला हो या मुहर्रम हो, जुलूस निकल रहा हो, तो पुलिस और चिकित्सीय सहायता या जो वाहनों पर खर्च किया जाता है आवागमन पर, वो किया जाता है। और उसके लिए पूरी व्यवस्था कौन, भारत देखता है, भारत सरकार देखती है, राज्य सरकार देखती है, क्योंकि भारत में पंथ निरपेक्षता कैसी है प्यारे बच्चों, सकारात्मक है। इसी के साथ हम आगे समझते हैं अनुच्छेद 28, 27 तक हमने समझ लिया कि 28 क्या कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। 28 का ए है, राजनिधि से पूर्णतः पोषित कोई शिक्षा संस्था है तो उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अगर वो कैसी है, कोई ऐसी बात जो धार्मिक शिक्षा में लागू नहीं होनी चाहिए, तो वहां पर वो लागू नहीं होगी और उसकी स्थापना विन्यास, एंडोमेंट या न्यास ट्रस्ट के अधीन होगी। साथ ही राज्य से मान्यता या राजनिधि से पाने वाली जो भी कोई संस्था है, तो वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है और वो अपने बच्चों को स्वयं सहमति देता है तो धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उसको ले जाया जा सकता है, लेकिन बिना उसकी सहमति के बाध्य नहीं किया जा सकता। बिना उसकी सहमति के बाध्य नहीं किया जाएगा, संरक्षक या उसकी सहमति बहुत आवश्यक हो जाएगी। अगर हम बात करें कि धार्मिक शिक्षा संस्थाएं कैसे और कितने प्रकार की होती हैं, तो इसको हम समझने के लिए एक पूर्णतः पोषित, जहाँ पर धार्मिक शिक्षा की कोई अनुमति नहीं होगी, एक अंशतः वित्तीय पोषित, जहाँ पर आंशिक अनुमति होगी लेकिन कैसी, सहमति से, एक राज्य से मान्यता मिली हुई है, ठीक है, तो वहाँ पर अनुमति होगी, एक राज्य प्रशासित है जिसका निर्माण ही उसके लिए किया गया है, तो वहाँ पर जैसे मदरसा बोर्ड वगैरह है या आरएसएस के स्कूल वगैरह चलते हैं, तो वहाँ पर अनिवार्य रूप से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। प्यारे बच्चों, अगला मूल अधिकार जो है वो आपका क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। भारत कैसा देश है बेटा, बहु संस्कृति, मल्टी कल्चरल देश है। मल्टी कल्चर कैसा है कि यहाँ पर सांप्रदायिकता की समस्या बनी रहती है। एक बात ये अच्छी है, लेकिन इसका एक जो नेगेटिव पहलू है कि वहाँ पर ये कई बार समस्या के रूप में आपको दिखाई देता है। इसको निपटने के लिए सरकार ने क्या काम किया है, अनुच्छेद 29 और 30 का प्रावधान किया। अब 29 और 30 के तहत हम क्या कर पा रहे होते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे 19(1) है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 19 का सब क्लॉज 1 भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के निवासी नागरिकों के अनुभाग को जिसकी अपनी कोई विशेष भाषा हो, कोई लिपि हो, कोई संस्कृति हो। ध्यान रखना, केवल धर्म के रूप में ही अल्पसंख्यक नहीं होते, उनकी विशेष भाषा होगी, उनकी विशेष लिपि होगी या संस्कृति उससे होगी, उसे बनाए रखने का एक अधिकार है। सब क्लॉज 2 में क्या है, राज्य जो है पोषित या राजनिधि से सहायता पाने वाली कोई भी शिक्षा संस्था, उसमें जो प्रवेश है वो नागरिकों को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर वंचित नहीं करेगा कि साहब हम अमुक जाति या अमुक धर्म के लोगों को इसमें प्रवेश नहीं देंगे, क्योंकि ये 15 जहाँ बात करता है कि राज्य विभेद नहीं करेगा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग इसके आधार पर, उससे ज़्यादा ये विस्तृत है। इसने एक नया विभेद और जोड़ा
29 ने कि राज्य जो है भाषा के आधार पर भी विभेद नहीं कर सकता। इसने एक कदम आगे चल करके जो है लोगों को प्रोटेक्शन दी है ताकि लोगों के मूल अधिकारों का हनन ना हो सके। वो कहता है कि संरक्षण दिया है हमने भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को, कार्य क्षेत्र में सभी वर्गों को, चाहे वो अल्पसंख्यक हों चाहे वो बहुसंख्यक हों, सभी को अपनी अपनी संस्कृति को मानने का और उसको आबाद रूप से संचरण करने का अधिकार दिया गया है। आप कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपनी संस्कृति को मान सकते हो। वो कहता है कि अगर कोई अल्पसंख्यक है तो वो किस तरीके से है, कोई अगर व्यक्ति अल्पसंख्यक है तो वो किस तरीके से अल्पसंख्यक है, ठीक है ना। इसके बारे में जो बात की गई है वो कहते हैं कि अल्पसंख्यक किस प्रकार का है, इसका निर्धारण दो आधार पर होगा, भाषा के आधार पर होगा और एक धर्म के आधार पर होगा। तो भाषा में ही उन्होंने किस चीज को अंतर्निहित कर दिया, भाषा में ही उन्होंने अंतर्निहित कर दिया, किसको, लिपि को अंतर्निहित कर दिया प्यारे बच्चों। अब इसी के साथ आपको एक चीज समझनी होगी क्या, कि कोई व्यक्ति अगर अल्पसंख्यक है कि नहीं है इसका निर्धारण कभी भी केंद्र सरकार नहीं करेगी, इसका निर्धारण राज्य करता है अल्पसंख्यक होने का। अब अल्पसंख्यक होने के लिए क्या क्या कंडीशंस बताई जाती हैं कि कुल जनसंख्या का 50% से अगर कम है तो जनसंख्या वाले अल्पसंख्यक कहलाते हैं। जैसे अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाए कि ये 50% से कम है कोई भी धार्मिक समूह तो वो अल्पसंख्यक है, अगर वो 50% से ऊपर होता तो उसको बहुसंख्यक का दर्जा दिया जाता। अल्पसंख्यक संस्था अगर गठित होगी तो कैसे, भाषा के आधार पर धर्म के संरक्षण का प्रयास करती होगी तो वो अल्पसंख्यक कहलाएगी, और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को वहां पर अच्छी शिक्षा की बात की जाएगी। सरकार उस पर नियंत्रण कैसे करती है प्यारे बच्चों, उसका अकादमिक सत्र और शिक्षक जैसे योग्यता और उनकी अर्हताओं को निर्धारित करके उस पर कंट्रोल करती है। जैसे इसको आप एक फॉर्मेट में समझिए कि उसका जो एजुकेशनल जो कैलेंडर चलेगा, ठीक है ना, जो शैक्षणिक सत्र चलेगा वो इसी के तहत चलेगा, ठीक है ना। और वहाँ पर जो शिक्षकों को जैसे टीजीटी पीजीटी के शिक्षक हैं उनके लिए बीएड है कि नेट चाहिए क्या नहीं चाहिए, चाहे डिग्री कॉलेज हो कुछ भी हो, तो उसके लिए कौन जो है निर्धारित करेगा, राज्य करेगा। तो इस प्रकार सरकार का उन पर कंट्रोल बना रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो अल्पसंख्यक संस्था है तो उस पर सरकार का कंट्रोल नहीं होता, सरकार का कंट्रोल हो रहा होता है। अगला जो आर्टिकल है उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। जैसे शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अल्पसंख्यक क्या करते हैं, धर्म या भाषा आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार उनको दिया गया है। अब जैसे सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं और मुस्लिम हैं, इन सभी को, या ईसाई हैं, इन सभी को शिक्षा संस्थाएं अपनी गठित करने का और उनका प्रशासन और उनका जो है वहाँ पर किस तरीके के कैरिकुलम एक्टिविटीज़ होंगी इसका अधिकार सभी को दिया गया है। दूसरा है 30(2), शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी भी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं कर सकता कि वह धर्म या भाषा के आधार पर किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में काम कर रही है। बराबर सभी को जो है इस तरीके से वित्तीय सहायता दी जाती है कि किसी के साथ विभेद ना हो जाए। चलिए आज प्यारे बच्चों अंतिम मूल अधिकार जो वह आता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वो क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 के तहत है क्योंकि 31 को रद्द कर दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो उसके बिना निरर्थक हो जाएगा, तो वो कहते हैं मैं कहूँगा अनुच्छेद 32, इसके सिवाय किसी और अनुच्छेद का नाम न लूँगा। यह संविधान की क्या है, आत्मा है और उसका हृदय है। वो इस बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है संविधान का वह अनुच्छेद 32 है। अब 32 जो है, 32 के कितने खंड दिए गए हैं, 32 के 4 खंड हैं प्यारे बच्चों। कितने, 4 खंड हैं, और 4 खंडों को आप किस प्रकार से समझ पाएंगे इसको थोड़ा सा हमें समझना है। पहला जो खंड क्या कहता है, इस भाग द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार। प्रत्याभूत, प्रत्याभूत मतलब गारंटी,
मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर मूल अधिकारों का गारंटर पूछ लिया जाए, गारंटर पूछ लिया जाए तो आप हमेशा क्या कहेंगे? उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। हमेशा क्या बताएंगे आप? उच्चतम न्यायालय बताएंगे, क्योंकि मूल अधिकारों का जो प्रवर्तन है, उसकी जो शक्ति है, मूल अधिकार उसको गारंटी है वो उच्चतम न्यायालय ने दी है। पीड़ित सीधे जा सकता है या उच्च न्यायालय में जा सकता है। निवेदन तकनीकी रूप से स्वीकार ही करना होगा, ऐसा नहीं कर सकते कि तकनीकी रूप से आप कह दो कि साहब इसमें ये त्रुटि है, इसमें ये त्रुटि है। मूल अधिकार बने रहें ताकि विधायिका कार्यपालिका उनको न छीन सके। तो वो किससे गारंटी प्रदान कराई गई है? उच्चतम न्यायालय से गारंटी प्रदान कराई गई है। अनुच्छेद 32 क्या है, इसको समझिए। इसमें शक्ति है सुप्रीम कोर्ट को संपूर्ण भारत में, क्षेत्र विशेष में, अगर संसद चाहे तो, कि जनहित याचिका के माध्यम से, स्वतः संज्ञान सो मोटो के माध्यम से या पत्र व्यवहार के माध्यम से मूल अधिकारों के हनन होने पर वह स्वतः इसको वो कर सकती है। इस अनुच्छेद को 32 को अनुच्छेद 368 द्वारा भी संशोधन करके नष्ट नहीं किया जा सकता, चाहे संसद विधि क्यों न बना दे। अनुच्छेद 32 में अगर हम बात करें कि सिर्फ मूल अधिकार पर बात करता है ये, तो हाँ, ये सिर्फ मूल अधिकार पर बात करेगा, ये किसी अन्य समस्या पर बात नहीं करेगा। अनुचित देरी अगर हो गई है तो व्यक्ति प्रार्थना करेगा और कार्रवाई से जो है इनकार नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 32 का 2 कहता है मूल अधिकार अगर प्रवर्तित होने हैं तो सुप्रीम कोर्ट निर्देश देगा, डायरेक्शन देगा, ठीक, क्या करेगा? आदेश देगा, रिटें जारी करेगा। अब ये रिटें वगैरह जो जारी होंगी वो किस तरीके से होंगी? रिटें जारी जब की जाएंगी तो ये बप्पू के नाम से आप इसको एक लॉजिक के माध्यम से समझ सकते हैं। इसको क्या वो है मैं आपको समझाता हूँ प्यारे बच्चों। और इसी के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर जरूर करें ताकि लोग जो है मूल अधिकारों को जान पाएं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक। इस ए का मतलब है अधिकार प्रक्षा, अधिकार प्रक्षा, और इसका है प्रतिषेध। परमादेश और उत्प्रेषण, ये जो है आपकी 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 32 का 3 कहता है कि 32 के 1 और 32 के 2 पर सुप्रीम कोर्ट को शक्ति है कि अगर संसद कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी अन्य न्यायालय को भी ये वो दे दे तो कोई परेशानी नहीं होती, दे सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट उसको देने देता है। अभी तक इसका कोई प्रयोग नहीं किया गया। अन्य न्यायालय में जैसे हाई कोर्ट को दी गई है, क्योंकि अनुच्छेद 226 से वह रिटें जारी करता है। यहाँ पर ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, वह रिट जारी कर सकता है, ठीक है ना। तो इसको आप समझेंगे। बत्तीस का 4 कहता है कि अनुच्छेद 32 से जो प्राप्त अधिकार हैं वो गलत तरीके से निलंबित अगर कर दिए हैं तो संविधान द्वारा ही उनको दुरुस्त किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। और इसको गलत तरीके से नहीं हटा सकते, इसको चाहे आप क्या आ जाए, कोई भी विशेष से विशेष तरीका अपना लिया जाए, इसका निलंबन जो होगा वो विशेष तरीके से ही इसको निलंबित किया जाएगा। जैसे कि अनुच्छेद 359 के तहत मूल अधिकार निलंबित किए जाते हैं, इनको साधारणतः निलंबित नहीं कर सकते मूल अधिकारों को। और अनुच्छेद 32 में कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते साधारण रूप में। आगे अगर हम इसको समझें कि अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित होगा, अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होंगे, चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए। आपसे बोलने की आज़ादी आपसे कभी भी नहीं छीनी जा सकती, ठीक है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमने क्या समझा कि आज हमने सभी मूल अधिकारों का अध्ययन किया।
अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।